अब देखिए 2-3 बात का ध्यान रखा करिए, इलेक्शन में कोई भी पार्टी आपकी जीते नहीं जीते, क्योंकि आप लोग आईएएस ऑफिसर हैं, मैच्योर्ड हैं, तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना होता है क्या कि सर आप डेमोक्रेसी में 4 आदमी हो सकता है आपसे सहमत नहीं हो, 5 आदमी हो सकता है आपसे सहमत हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही आप हैं। हर किसी का डेमोक्रेसी का अच्छा बात ये है कि यहाँ पे डिस्कशन अच्छा होता है, आइडियाज अलग होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, तभी तो अच्छा निकलेगा। तो आपका सपोर्टर अगर जीत रहा है तो ऐसा नहीं कि आप सर आप अपना खुशी मनाइए। हर क्रिकेट टीम या हर फुटबॉल टीम जब जीतता है, जीतने के बाद क्या होता है, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, भले हारे चाहे जीते, जो भी हुआ। यहाँ तो क्या है ना, मार्केट शुरू हो जाता है। आप समझ रहे, एक जीता उसको इस बात में खुशी नहीं कि मैं जीता हूँ, वो उसके सपोर्टर को जाकर वो अलग तरीके से तौर तरीके से दिखाएगा, जो कि बहुत गलत है। आप इंजॉय करो, आप जीते हो, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल इंजॉय करो, क्या दिक्कत है। बट अब किसी दूसरे को डिस्टर्ब करके अपना इंजॉय करना, ये कौन सा इंजॉयमेंट है भाई? समझ रहे हो, पता चले आप इंजॉय करने जा रहे हो, पीछे से आया 2 भौंका, काम खत्म हो गया इंजॉयमेंट। इसलिए अधिकतर इलेक्शन के बाद देखिएगा ना, तो इलेक्शन से पहले तो ज्यादा मारपीट नहीं होता है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ज्यादा मारपीट होने लगता है, तो वो काम नहीं कीजिएगा। बाकी आप सब समझदार हैं, बताना मेरा फर्ज था, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोग ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, वो अपने अपने सपोर्टर के, हम बीजेपी, हम ये, हम वो, हमारा पार्टी जीत गया, हमारा। जीतने के बाद एक बात तय मान लीजिए, ना वो पूछने वाला है आपको, ना वो पूछने वाला है। इतना तय मान के चलिए कि जब तक मेहनत नहीं करिएगा, रोटी आपके हाथ में आने वाला है नहीं। तो अपना मेहनत बस काम करते रहिएगा, उसके चक्कर में पड़िएगा ना। हाँ, राजनीति करना है तो अपना ओपिनियन बना के रखिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी याद रखिएगा, आज जो बहुत लोग आपके घर में होंगे, एक बार पैर पे गिर गए होंगे, आंटी जी प्रणाम, वो बोले कौन रे, आज तक तुमको देखे नहीं आज तक देखे नहीं है, लेकिन बावजूद उसके आ रहे, उसको भी पता है इलेक्शन है पर, और सामने वाले को भी क्या पता है कि दोबारा आने वाला है नहीं। और पैसा लेना सबसे घटिया काम है इस दुनिया का, और कोई आदमी पैसा लेके वोट दे रहा है, इससे गिरा हुआ और इससे नीच सोच हो ही नहीं सकता है, अगर आप कोई पैसा लेके किसी को दे रहे हैं तो। और किसी एक के पक्ष में नहीं है, मतलब इसलिए डिस्कशन करने की वो जरूरी है। आप आइए से, अगर आप किसी एक पार्टी के समर्थक है तो बिल्कुल खुलेआम रहिए, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, वो चाहे हारे चाहे जीते, उसके सुख दुख में साथ रहिए। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते भी हैं, जो आज इस पार्टी से कल उस पार्टी में अगर चेंज करते रहे, दल बदलू करते रहे, उनका कोई अस्तित्व तो ऐसे भी रहता है नहीं। आप अगर मान लीजिए मानते हैं मुझे तो मानिए, नहीं मानते किसी और को मानते हैं तो उसको ही मानते रहिए, चाहे वो हारे चाहे जीते। ये नहीं कि हाँ आज उसकी अच्छाई है, उसके साथ हैं, कल जैसी हारा 10 बुराई उसका कर दिए, ये काम नहीं करिएगा। ये सबसे घटिया चरित्र है, सबसे घटिया कैरेक्टर है एक इंसान का। बहरहाल आप लोग समझदार हैं। आगे नेक्स्ट, तो अब चला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कल मैंने बताया था ना आप लोग को, तो कल मैंने 2-3 चीज डिस्कशन करी थी, आर्टिकल 1 से 4। अरे सुन रहे हो, जब आ गए हो तो पढ़ के चले जाना, ट्रेन चल रहा है आजकल, ठीक है, आराम से जा सकते हो घर, आज ट्रेन चल रहा है ना, चल ही रहा है, ट्रेन रुका नहीं है। समझिएगा, टेरिटरी में 1 to 4 पार्ट 1 की पार्ट 2, पार्ट 1 मैंने आपको बोला आर्टिकल 1, 2, 3, 4 डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको एक बार रीड आज करना ही है, ठीक है। बेसिक सा मैं जानबूझ कर नहीं करा रहा हूँ, बाद में करवाऊंगा उसको। उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो जरूरी पड़ेगा, ठीक है जी। तो सर सबसे पहले मैंने कल बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें क्या क्या बोला था, लिंग्विस्टिक बेसिस, और बोलते जाओ क्या था, कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर था, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल और कॉलोनियल पॉइंट, और एक लास्ट में क्या था, एक सिक्योरिटी था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव था। इसके हिसाब से कुछ बनाए गए। मैंने बोला राज्य का निर्माण बनाने से पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब बना दिया जाता है तो कुछ एक पर्टिकुलर फैक्टर होते हैं जो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। जैसे मैंने आपको आंध्र प्रदेश की कहानी में बताया कि सर उस समय एक नाम है जो पोटी श्रीरामल्लू। अब ये ऐसे साहब हैं जिनमें इन्होंने पूरा दिमाग लगा के बोला कि नहीं, आंध्र प्रदेश का निर्माण तो भाषा के आधार पर करना ही पड़ेगा आपको। लगभग 50-56 दिन आंदोलन किए। सरकार को इस बात का डर था कि बस आंदोलन तो चलो ठीक है, लेकिन ये मरे नहीं। सर ये मर गए आंदोलन में, यही सबसे, जैसी ये मरे, जैसी डेथ हुआ, इतनी भीड़ उग्र हो गई कि अंतिम में सरकार को झुकना ही पड़ा। और सरकार ने जैसी एक राज्य को भाषा के आधार पर बनाया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, अल्टीमेटली क्या हुआ, सब लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। सुन रहे हैं? तो आप उस जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो हर राज्य का ऑलरेडी एक डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा राज्य बाद में जुड़ा, कौन सा कम जुड़ा। लक्ष्मीकांत कोई लाया है? लाए अभी? ठीक, आप लाए ना, ठीक है, तो अभी दीजिएगा, अभी निकाल के रखिएगा, पहले समझा देते हैं। तो चलिए अब एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन है जो आपको समझ लेना जरूरी है। लिखिए, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए स्मॉल स्टेट्स एंड बिग स्टेट्स। अगर राज्य छोटे हों या राज्य बड़े हों तो उसका फायदा और उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये बताना है आपको।
व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड बिग स्टेट्स। ठीक है जी। अब ये सिर्फ मैंने आपको टॉपिक लिखवाया है, इसका फायदा और नुकसान कुछ समझाने के बाद खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कल मैंने 3 चीज बताया था आपको, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, और दूसरा क्या बताया था, स्टेट। इन तीनों का डिफरेंस क्लियर है? तो गवर्नर यूनियन टेरिटरी में होगा, है ना? गवर्नर कहाँ होगा? सिर्फ स्टेट में होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है आंसर? ये ध्यान में रखा करिएगा, ठीक है जी, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आगे नेक्स्ट, अब लिखिए एक पॉइंट एडवांटेज के बाद, इसको बस कोट करके छोड़ दीजिएगा, मतलब उसको कोटेशन देके छोड़ दीजिएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ उसका। अब लिखिए कमीशन, उसको कोटेशन देके छोड़ दीजिएगा, जगह मत छोड़िएगा, खाली कोट करके छोड़ दीजिए, ठीक है? बाद में इसको वापस से लिखना है। अगर आप स्पेस छोड़ दीजिएगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है हमें, मतलब एक पेज अगर छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं छोड़ सकते तो एक कोटेशन, उसको कोटेशन करके रख लीजिएगा, बाद में उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। जो रफ वाला उसको तो टेंशन नहीं है, तो बस भैया अपना देखो, हमारा क्या दिक्कत है। तो सर सबसे पहला है कमीशन, लिखो कमीशन फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। कमीशन फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, देखिए पहला ऐसे लिखना, सबसे फर्स्ट एक लिखना धर कमीशन, DHAR, नाम है धर कमीशन। दूसरा लिखना JVP कमिटी, JVP जवाहरलाल, ये नाम है इसमें, अभी बताऊंगा कमिटी का नाम कैसे लिया जाता है, ठीक है? JVP कमिटी। तीसरा लिखिएगा फजल अली कमीशन, फजल अली, FAZLALI, फजल अली कमीशन। ये 3 कमीशन है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सही इन्हीं के बिहाफ पे सारा काम चलेगा आज हमारा। और ये तीनों कमेटी इतने इंपॉर्टेंट है कि जिसका हद हिसाब नहीं है, ठीक है जी। देखिए भारत जब आजाद हुआ तो सर उसके सामने पहला चुनौती है 1947 में। मैंने बोला ऑलरेडी आपको, एक मैंने डिटेल लगभग बोला था कि लगभग 571 आप ऐसे देखना कि अप्रॉक्स 600 के आसपास, ठीक है ना? बहुत सारे उसमें प्रोविंस थे, रजवाड़े थे, उन सबको इकट्ठा करना सर इतना आसान बात था नहीं। उनको आसान बात इसलिए नहीं था क्योंकि सबके अलग अलग अपने अपने थे कैरेक्टर। मतलब आप हरि सिंह का कैरेक्टर देखेंगे तो हरि सिंह का सर अलग कहानी चल रहा है, हमको आजाद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, ना भारत से जुड़ना है ना पाकिस्तान से जुड़ना है। और सर सीधा से याद रखिए कि माउंटबेटन, मुझे बताएंगे नाम तो थोड़ा वो सुना ही होगा आपने, लेकिन बता देंगे। तो माउंटबेटन सिंपल से इस बात को समझा के थक गए थे हरि सिंह को। देख लो 2 को बना है कंट्री, एक पाकिस्तान और क्या इंडिया। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो याद रखो तुम्हारे लिए ठीक है नहीं, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम आजाद रह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे राय में आजाद रहना ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर तुम आजाद रहोगे तो या तो पाकिस्तान तुम पे अटैक करना चाहेगा, इंडिया की तो गारंटी है इंडिया तुमको नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का वैसा नेचर नहीं है, हरामखोर पाकिस्तान का वैसा नेचर है। बट फिर भी तुमको तकलीफ हमेशा होती रहेगी। तो तुम किसी दोनों में से एक से जुड़ जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं। हरि सिंह नहीं माने, अलग टसन है, हम मजाक बात है राजा है ये वो। एक बार पाकिस्तान वाला अटैक किया जैसे अटैक किया इंडिया को फोन किए बचा लीजिए। तो सर कहने का भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू से उनका बनता नहीं था हरि सिंह का। फोन किया जवाहरलाल नेहरू, फिर आगे प्रोसेस बनाया, सैनिक भेजा, फिर जिस तरह से हुआ पाकिस्तान को भगाया गया, उसकी एक अलग कहानी है। उसी तरीके से हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सारे राज्य डिमांड करने लगे कि हमको ऐसे बंटवारा करिए, हमको धर्म के आधार पर, हमको राजनीति के आधार पर, हमको कल्चर के आधार पर करिए। तो एक कमीशन बैठाया, सुना ध्यान से, और सरकार ने बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि एक कमीशन का काम ये रहेगा कि ये डिसाइड करेगी कि भारत को किस बेसिस पे जोड़ना है या किस बेसिस पे राज्यों का बंटवारा करना है। सुन रहे हैं ध्यान से? हर कमीशन में याद रखिएगा, या हर कमेटी के नाम जो भी होते हैं, उन कमेटी के नाम में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उस कमेटी का जो मेन लीडर होगा उसी के नाम पे कमेटी का नाम होगा। जैसे अगर धर कमीशन है तो सर जस्टिस धर, ये जो है उस समय कमेटी के 4 लोग 10 लोग जो भी उसके हेड हैं। भाई कमेटी का एक हेड बनाना जरूरी है, नहीं तो कौन डिसीजन लेगा?
दूसरा जेवीपी कमेटी, इसमें सर 3 लोग हेड थे, जवाहरलाल खुद उस कमेटी में बनेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक है पोटीराम, ये अलग नाम है। ये लोग अलग, पुत्तूराम सीताराम एक अलग नाम है, मतलब ये नाम थोड़ा साउथ इंडियन टाइप है, उसके पीछे भी कारण था। तीसरा बना फजल अली, क्योंकि इस कमीशन के हेड कौन है? फजल अली। तो सर एक कमेटी का नाम में दिमाग में रखिएगा, कमेटी का नाम जब भी आएगा तो उस कमेटी के मेंबर में जो सबसे हेड होगा उसी के नाम पे कोई भी कमेटी का नाम रख दिया जाएगा। पहले यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे समझना, जैसे ही ये चीज आप अगर कर सकते हैं तो पहला लिखिएगा धर कमीशन, फर्स्ट हेडिंग डालिए धर कमीशन, जल्दी से पहला हेडिंग डालिएगा धर कमीशन। और धर कमीशन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, उस कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बहुत सारे वाकया घटे, बहुत गजब बवाल एकदम। कैसे बताता हूं, देखिए 1900 लिखिएगा, डेट लिखिएगा जरूर, 1917 में 1917 जवाहरलाल नेहरू, ध्यान से लिखिएगा, लिखते जाइएगा अपने शब्दों में। 1917 जवाहरलाल नेहरू, और ब्रैकेट में आप सीधा जवाहरलाल नेहरू शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा JLN, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कांग्रेस, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कमिटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कमिटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब 1917-1920 में, 1917 के आसपास पूरी कांग्रेस इस बात के लिए रेडी थी, किस बात के लिए रेडी थी कि सर राज्यों का बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पे। ये तब की बात है जब हम आजाद हुए या उससे पहले की बात है? बहुत पहले। वर्ल्ड वॉर 1 अभी जस्ट चल रहा है, अभी इसी समय 1914 से 18-19 वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। इंडिया ने अपना कंडीशन भी रखा है, इसी तर्ज पे इंडियन सैनिक गए हैं लड़ने। उनको बोला गया कि आजादी दे देंगे या वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो सैनिक भेजिए। अंग्रेज हरामखोर को सिर्फ सैनिक चाहिए था, जैसे ही सैनिक लिया उसके बाद क्या हुआ? टाटा बाय बाय। जैसे इंडिया बोला अब आजादी, तो आजादी क्या होता है? जो हमारा काम था हो गया, बात खत्म, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म, हम जीत गए, बस बात खत्म हो गया हमारा। दूसरा क्या लॉजिक है? सुन रहे हैं? तो 1917-18 ये कांग्रेस याद रखिए, वही कांग्रेस है, देखिएगा कैसे पलटेगा अभी। और ये जो कांग्रेस की बात बोल रहे हैं तो अभी वाला कांग्रेस नहीं है, वो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी वाला मत समझ लीजिएगा, इसे आलू डाला उधर से सोना निकला, समझ रहे? अभी वाला मत समझ लीजिएगा, अभी अलग है। कहने का मीनिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय जो था वो पूरे एक इंडिया को एक तरीके से वो पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा था, ना कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एरियाज को। सुन रहे हैं? तो सर इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पे राज्य का बंटवारा होना चाहिए। कब? 1917 में। दूसरा लिखिए, एक और डेट लिखिए, डेट लिखते जाइएगा देखिएगा मजा आएगा। अब लिखिए 1920 कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन। तो 1920 में कांग्रेस की मीटिंग हुई नागपुर में, कांग्रेस मीटिंग इन नागपुर, ऐसे लिख लीजिए, या कांग्रेस का सेशन, अधिवेशन ये बहुत फेमस है। तो कांग्रेस का सेशन 1920 में हुआ, यहां तक क्लियर है? इसमें बोला गया, लिखिए कांग्रेस सेशन टेक्स प्लेस इन 1920 एंड कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। नहीं होते हैं गाड़ी पे लगाए रहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, ज्यादातर गाड़ी के वही पर होते हैं प्रदेश अध्यक्ष लोग। तो 1920 में बोला गया कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इस मीटिंग में बोला गया। और प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे, मतलब कि इस एरिया में ये भाषा ज्यादा है तो उस भाषाई के प्रदेश अध्यक्ष कोई फलना होंगे। फिर उसके बाद उस एरिया का ये भाषा बोलता है तो उसके आधार पर ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कहने का मीनिंग है 1920 में भी कांग्रेस इसी बात पे थी कि सर हमको कौन से बेसिस पे काम करना है? लिंग्विस्टिक। 1920 में ये भी चल रहा है एकदम चकाचक। कांग्रेस के नागपुर सेशन में डिस्कशन भी हो चुका है। अब जरा डेट तीसरा लिखिए, 1937 1937 लिखिएगा, नेहरू एप्रिसिएटेड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, नेहरू एप्रिसिएटेड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब नेहरू ये बोल रहे हैं 1937 के भाषण देते समय कि भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पे भाषाएं जो है बहुत अलग है, विविधता है भाषा में, डाइवर्सिटी है, इसलिए हम क्या है? महान है। तो सर
1937 में भी नेहरू जी का भाषण जोरदार रहा। और क्या बोले, क्योंकि हम महान हैं, और महान होने का गौरव क्यों है, क्योंकि भाषा बहुत विविधता है। सुन पा रहे हैं? तो क्या हम भी कह सकते हैं कि ये भी लिंग्विस्टिक फैक्टर ही चल रहा है? यहां तक ठीक है जी। अब आइए 1937 के बाद नेक्स्ट लिखिए 1947, 1947 भारत आजाद। हाँ 1947 में आजाद हुआ था ना। ठीक है, नहीं मतलब पूछ लिया हूं मैं, किसको लगे तो बता देना कि 48-47 में तो बता देना। मतलब देखो एक बात अच्छा है कि सर इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड में जितने सारे हैं उनसे, मतलब एक ऐसे देश को छोड़कर बाकी हर कोई एक दिन ज्यादा जीता है, जो वो देश नहीं मना सकता है कभी, वो इंडिपेंडेंस डे नहीं। मतलब कि इंडिपेंडेंस डे हम मना सकते हैं, अंग्रेज मना नहीं सकते, हराम काला मनाएगा, वही तो हम पे राज किया, हम उससे छुटकारा किए तो काला मनाएगा। बाकी लगभग सब देश मना लेता है इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान इस दिन आजाद हुआ, वो उस दिन आजाद हुआ, अंग्रेज हराम खोर मनाते ही नहीं। समझ रहे आज आप समझ रहे हैं बात? तो कहने का लॉजिक है कि हमेशा एक दिन तो अपन ज्यादा मना ही लेते, लेकिन वो भी कहता है कि क्या मनाना। ठीक है, अब इधर लिखो 1937 के बाद अब लिखो 1947, लिखो नेहरू व्यू चेंज्ड। अब नेहरू कहने लगे कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं होगा। अभी देखते जाओ मामला आएगा। 1947 नेहरू's views changed। ठीक है, सपोर्टेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड राजगोपालचारी। उनको राजा जी बोलते थे, ठीक है, नाम था राजा जी, तो राजा गोपालचारी। मतलब कि 1947 में नेहरू का व्यू क्या है, चेंज हो गया। क्या बोल रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा अब नहीं होगा, जबकि 1947 से पहले 1917 में बोले कि सर जितना भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ भाषा आधार पे हुआ, दूसरा उसके बाद वो भी भाषा ही आधार पे। 1937 में बोले कि हम भाषा में इतना विविधता इसलिए हम बहुत खुश हैं। अरे सुन रहे हैं? और 1947 में आते थे, क्या हो गया, व्यू क्या हो गया, चेंज्ड। अब जैसे व्यू चेंज हुआ, इसमें नाम एक और है सरदार जी। तो जब भी सरदार जी बोले तो सरदार कौन, वल्लभ भाई पटेल, और एक मैंने बोला राजा जी, और राजा जी का सिंपल मीनिंग है राजगोपालचारी। ठीक है, अब आगे इनको वैसे नाम बोलते थे, इनको सी राजा गोपालचारी, ऐसे पूरा नाम लिखिएगा तो, हालांकि रटने की जरूरत नहीं, सी राजा अलग गोपालचारी। अब ध्यान से समझिएगा ये लोग किस बेसिस पे थे। अब इन लोगों का कहना ये था कि बॉस भाषा के आधार पर नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कॉमन सेंस से बताना कि अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो आपको लगता है कि इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे? अरे है ना। और पूरा लोग स्ट्रगल किया है, संघर्ष की इंडिया को जोड़ सके, और आजाद होने के बाद इतने टुकड़े होने वाले हैं भाषा के आधार। सर भाषा आप समझ रहे हैं, एक से एक भाषा है। अब तो यहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद भाषा चेंज हो जाता है, और किसी का तो बात ही छोड़िए। अरे बुझा रहा है, मैथिली बजाइएगा उधर अलग है, वो अपने टसन में है। आप वहां से फिर पटना चल जाइए, उधर अलग ही चल रहा है। अगर इस आधार पे अगर हुए तो सर इंडिया के इतने टुकड़े हो गए कि सर हद सामने है ना। तो नेहरू का व्यू अचानक से 47 में ये चेंज हो गया कि यार हम लोग लड़ रहे थे उस समय से इंडिया को जोड़ने के लिए, और जब आजाद हुए तो पूरा टूट ही गया, तो फिर फायदा क्या है। वो भी अपने सही जगह पे सही थे, कोई बुरा नहीं थे। लेकिन बात ये था कि सर राजनीति में तो आपका चीज जो है, आपको पीछे की बातें आगे की बातें सारी बातें मिला जुला कर बोली जाती। राजनीति तो यही है कि आपने पहले क्या बोला था, अब क्या कर रहे हैं। ऐसे जैसे मोदी जी ने बोला 15 लाख रुपया भेजेंगे, 15 लाख रुपया मान लो। अब हर बात में हर नेता एक बात ही जरूर बोलता है बार बार कि बोले थे 15 लाख मिलेगा, अभी तक सब लोग अकाउंट अपना जो है खुलवा के जब रखा हुआ है, अभी आ ही नहीं रहा है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग ना, राजनीति तो होता है। टर्निंग पॉइंट तब हुआ ये भाषा ही, ये लोग बोल दिए कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, और राज्य में आंध्र प्रदेश और इन सारे राज्यों से इतना जोर से ये बात आने लगा कि हमारा भाषा अलग है, मैं हिंदी समझ नहीं पाता हूं, तो हमारे राज्य का बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर। ये इतना जोर पकड़ने लगा कि सर जवाहरलाल नेहरू लोग घबरा गए कि यार गृह युद्ध हो जाएगा भाई अपने ही राज्य में, अपने ही देश में। आप सोचो कितना बेकार बात लगेगा कि आजादी लेने के लिए हमने इतना मतलब जद्दोजहद की है, इतना लड़ाई करा, इतना सब कुछ मनाया बुझाया, और आजादी मिलता ही आपस में लड़ने लगे। इसे घटिया और क्या हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो। अब लॉजिक हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने बोला एक काम करते हैं, एक कमीशन बैठाएंगे जिस कमीशन का नाम होगा धर कमीशन। कौन सा कमीशन होगा, और धर कमीशन ये तय करेगी
कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए कि किसी और आधार पर होना चाहिए। भाई कमीशन बैठाएगा, कमेटी में सब लोग रहेंगे, कमेटी में कुछ उसके भी रहेंगे जो अपोजिशन पार्टी के हैं, कमेटी में कुछ वो भी रहेंगे जो रूलिंग पार्टी के हैं, जो अभी सरकार में हैं। और सर उसमें हमेशा याद रखिएगा हर कमेटी में तीनों होते हैं, LEJ। उसमें लेजिस्लेटिव भी होगा, विधायिका भी होगा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका भी होगा और जुडिशियरी भी होगा। उसमें चीफ जस्टिस भी होंगे और धर खुद एक चीफ जस्टिस है। तो धर कमीशन में इसमें क्या होता है, क्योंकि तीनों का सामंजस्य जरूरी है और जब तीनों की राय आएगी तो पूरे लोग को मानना पड़ेगा। तो सर इसमें कमीशन जैसे ही बैठाया गया तो कमीशन का काम यह था कि ये बताए कि भाषा के आधार पर होना चाहिए कि किसी और आधार पे। सुन रहे हैं? जैसे ही ये बात हुआ धर कमीशन सर एकदम आगे, एकदम देखो नया नया कमीशन बना है। याद है नया नया आदमी जो होता है ना, नया नया जब कोई चीज सीखता है तो बहुत मतलब एक्साइटेड लेवल पे होता है। बाइक सीख लिया है तो सब पूरा चलाएगा, समझ रहे हो, ठंडी हो चाहे गर्मी हो टी-शर्ट पे पूरा चला लेगा, चाहे कितना भी ठंडी हो। पापा लेंगे चादर तोड़ ले, नहीं नहीं ठंडी लग रहा है, क्यों? अंदर से एक्साइटमेंट। सेम इस धर कमीशन के साथ हुआ। धर कमीशन में जितने लोग थे बड़े एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड, भयानक वाला। सुन रहे हैं? इन लोगों ने जब पूरा कमीशन का रिपोर्ट सौंपा तो रिपोर्ट सौंपा तो पता है इन्होंने बोला भारत का बंटवारा साइंस एंड टेक, नेचुरल रिसोर्स और इन सब के आधार पे होना चाहिए। वो इतना देखिए वो अपने जगह पे सही थे, वो अपने जगह पे बिल्कुल गलत नहीं थे। भाई कमीशन का काम क्या है? रियल बताना, सच बताना। तो सच तो बोले कि अगर रिसोर्स के बेसिस पे हो कि मतलब जिसके पास रिसोर्स ज्यादा है उस हिसाब से बंटवारा किया जाए, जिसके पास कम है उस हिसाब से किया जाए, साइंस के आधार पर, ताकि भारत डेवलप कर सके, विकसित हो सके। इतना बड़ा 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 इन्होंने सब बात सही बोला था, खराब नहीं बोला था। लेकिन दो चीज हुआ, जिस देश में रोटी खाने के लिए नहीं हो उस देश में फिर साइंस एंड टेक के लिए तो विरोध होना तय था। समझ पा रहे? सब लोग बोला इधर कमीशन जो है खारिज करो इसको। सर इतना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में दोस्तों विरोध चल रहा है, क्या बोल रहा है साइंस एंड टेक, यहाँ रोटी का पता नहीं, साइंस एंड टेक बोल रहा है। और ये धर कमीशन ने घुमा फिरा के लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं बोला था, ध्यान से समझना, इसने बात को घुमाया। अच्छा बताओ कौन नहीं चाहता था कि लिंग्विस्टिक आधार पर नहीं हो? जवाहरलाल नेहरू चाह रहे हैं कि अब भाषा आधार पर बंटवारा नहीं हो, तो कमीशन को थोड़ा ना थोड़ा बायसनेस हो ही जाते हैं, क्योंकि जो सरकार में रहता है ना चाहते हुए भी थोड़ा सा बायसनेस तो होगा। लेकिन फिर भी धर कमीशन ने अपनी पूरी ईमानदारी बरती और बरतने के बाद इसने बोला कि भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। सब लोग बोला साइंस एंड टेक सब छोड़, बताओ भाषा के आधार पर होगा कि नहीं? बोला नहीं, बोला धर कमीशन खत्म। और मुझे दूसरा कुछ नहीं लॉजिक है, धर कमीशन को जैसे ही खारिज किया गया, इतना प्रैक्टिकल था ये धर कमीशन, बिल्कुल प्रैक्टिकल था एकदम ग्राउंड पे। लेकिन धर कमीशन को जैसे खारिज किया गया, अब बोला क्या, अब और भाषा का जोर पकड़ना शुरू हो गया कि अब तो भाषा के आधार पर होना चाहिए। साइकोलॉजी में याद है ना, जितना जिस चीज को मना करोगे उतना ही वो चीज आएगा। नहीं देखना, देखना मना है, याद है? जैसे वो लोग इधर देखना मना है, चारों ओर से देखेगा लोग। तो सिंपल लॉजिक से जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये काम करो, अब हम खुद कमेटी में आएंगे और हम लोग खुद मिलके एक दूसरा कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी का नाम क्या होगा? JVP कमेटी। और इसमें वो सारे लोग होंगे जिनकी राय है। तो जवाहरलाल नेहरू हुए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं गए और एक और महानुभाव हो गए। मतलब ये तीनों लोग, इनका नाम भी लिखवा दूंगा, उसके लिए बिल्कुल कतई चिंता नहीं है, सारा रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे ये लोग आए, इन लोगों ने भी लगभग क्या बोला, तो साइंस एंड टेक की जो बात है उतना तो नहीं रखा इन्होंने, लेकिन घुमा फिरा के इन्होंने ये बोला कि भाषा के आधार पे नहीं होगा। मतलब मेन मोटा मोटी मीनिंग यही था, घुमाते रहो कोई दिक्कत है। लेकिन सर इन्होंने ये भी नहीं बोला कि साइंस एंड टेक के आधार पे, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, आप ऐसा कर देते हैं ताकि जिनका जिस तरह से व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से करेंगे, संसाधन के हिसाब से कर लेंगे, कोई साइंस एंड टेक नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, वो सब छोड़ो, सब बात सिंपल सा बात है। लोग फिर लास्ट में क्या पूछ रहे थे, आंध्र प्रदेश वाला। तब तक इधर से सर आंदोलन शुरू हो गया है और आंदोलन में सर जो है इधर पोटी श्री रामल्लू ये चल रहे हैं अभी, भयानक आंदोलन अन्ना हजारे की तरफ आंध्र प्रदेश में चल रहा है, भाषा के आधार पर बंटवारा। JVP कमेटी भी बना इसीलिए कि सर इस विद्रोह को, इस आंदोलन को रोक दिया जाए, शांत किया जाए, किसी तरह से इनका जो मानने मतलब जो भी मांग है उसको पूरा कर दिया जाए। लेकिन JVP कमेटी ने फिर क्या बोला, भाषा आधार पे नहीं होगा। जैसे ये सुना, इस बीच में ये जैसी सुनने को हुआ तब तक इतना लास्ट लेवल तक विद्रोह पहुंच गया कि अब बोला गया कि अब सरकार पे भी भरोसा नहीं है। अब ऐसा सीन हो गया था कि देश में या तो पूरी कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी या फिर आपस में पूरा का पूरा सिविल वार होने वाला था, जबरदस्त किस्म का।
और इतना तेज आंदोलन हो गया कि साउथ इंडिया से होते हुए लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंचना शुरू कर दिए। और एक बात याद रखिए, बुरी बात और आग बहुत जल्दी फैल जाएगा, बुझा रहा है। अच्छी बात फैलने में टाइम लगती है, बुरी बात 2 मिनट में फैल जाती है, समझ रहे हैं। एक बार अगर किसी का आप बुराई कर दीजिए पूरा गांव जान जाएगा सर 1 सेकंड में, लेकिन अगर अच्छाई किसी तक पहुंचाना है तो वक्त लगता है, बुझा रहा है। सुन रहे हैं आप लोग। अब जैसी जेबीपी कमेटी ने बना, इसने भी खारिज कर दी। एक पॉइंट होता है, आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मान लो एक लाइन है, इस लाइन में इधर मान लो इमोशन है, इमोशन, इधर मान लो प्रैक्टिकल आदमी है। प्रैक्टिकल आदमी मतलब सिंपल ये मैं बोल रहा हूँ, जो इमोशन ज्यादा ध्यान नहीं रखता हो, वो सिंपल और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात ध्यान रखता है, इसको ज्यादा इमोशन के चक्कर में नहीं पड़ना। एक है पूरा इमोशन आदमी। तो सर कहने का मीनिंग है, जो धार कमीशन था वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था, उसने भावना सोचा ही नहीं। जबकि सर इंडिया एक भावनात्मक देश है, यहाँ पे फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत, हेलो, हाँ जी, अच्छा जी मैं क्लास में हूं, मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। ठीक है, तो ये मान लीजिए इमोशन हुआ। तो सर 2 चीज समझना है, धर कमीशन पूरा कहां बेसिस हो गया, प्रैक्टिकल पे। इसने सोचा है नहीं कि क्या इमोशन है, इसने सिंपल एक सोचा, देख भाई हमको सबसे मतलब नहीं, हमको बनाया है गवर्नमेंट ने, नया नया कमीशन बना है, मजाक बात थोड़ी है। देखिए कुछ लोग को आप जब पोजीशन देंगे, पद देंगे, तो लोग रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं कि इतने ज्यादा अजीब टाइप के हो जाएंगे कि सर अपने लोग को करना भूल जाएंगे। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है, इतना प्रैक्टिकल था कि धर कमीशन को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। जेबीपी कमेटी बना तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं, वही है कुछ यहां पहुंचा, लेकिन खारिज तो ये भी हुआ, बुझा रहा है। अंतिम में बोला गया सरकार ने कि एक और कमीशन बैठा रहे हैं, एक और कमीशन। अच्छा ये देखो, जानबूझ के कमीशन बैठाया जा रहा है कि किसी तरीके से बात को टालता चला जाए, क्या पता 6 महीना बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद लोगों का क्या मूड मिजाज बदल जाए। अरे समझ पा रहे मेरी बात। तो सर तीसरा कमीशन बैठा फजल अली, फजल अली कमीशन। कौन सा? फजल अली। फजल अली ने दिमाग लगाया, बहुत तेज आदमी था ये। इसने सोचा क्या, देख भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर नहीं करेंगे तो कमीशन का कोई फायदा है कि नहीं, क्योंकि 2 कमेटी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, खारिज। तो सोचा क्या, ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, ना बहुत ज्यादा इमोशन पे रखेंगे, बीच में रखते हैं, बीच में। तो सर इसने क्या किया, थोड़ा इमोशन और थोड़ा प्रैक्टिकलिटी, ये बोलते हैं दिमाग चालू आदमी, बुझा रहे। तो क्या बोला, देखिए भाषाई आधार पे वही करेंगे जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस क्या होगा कि इंडिया को रिसोर्स के माध्यम से आगे डेवलप कराना है, तो हमारा अधिकतर फोकस तो क्या होगा, संसाधन पे होगा और उस एरिया के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कुछ राज्यों को हम लोग जरूर भाषाई आधार पे प्रदान करेंगे, सुनना ध्यान से। और ये करने का पीछे कारण क्या था, कारण एक ही था, इसी बीच में श्री रामल्लू का डेथ हो गया। आंदोलन करते करते हाय हल्ला, हाय अन्ना चिल्लाते चिल्लाते श्री रामल्लू गए, भूख हड़ताल पे थे। अब सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं इनको जानबूझ के मारा गया या कैसे किया गया, बट ये सर डिबेटेबल है, बट डेथ तो हो गया। क्योंकि सर कुछ राजनेता लोग अबे सर भूख हड़ताल पे थे ही, किसी ने बस चांदी के चम्मच से चटनी चटाया होगा, काम खत्म। बूढ़े थे भी तो ऐसे ही सर लास्ट स्टेज में चल ही रहा था, सोचा कि इनका रहना भी कोई फायदा है नहीं, लेकिन राजनीति में फायदा हो ही जाएगा। अब वहां के कुछ पॉलिटिशियंस का ऐसा मानना है कि इनको जो किया गया, बट फिर भी बहरहाल जो भी हो, हालांकि उसमें नाम भी आया था और नाम है भी, हिस्ट्री में भी नाम है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि एविडेंस नहीं है, नजरअंदाज किया जाता है जरूर है, लेकिन नाम है। बहरहाल श्री रामल्लू का डेथ हुआ, पूरा आंध्र प्रदेश पर भयानक विद्रोह किया। अब इस विद्रोह के बीच में फजल अली कमीशन तब तक अपना रिपोर्ट सौंप ही रही थी, अपना रिपोर्ट उसका चल रहा था काम, सुन रहे हैं आप लोग। जैसे ही ये रिपोर्ट सौंपने गई, इस बीच में तब तक थोड़ा देर और डिले करी, रुक जा, श्री रामल्लू का डेथ हुआ, देख लो बस होगा। डेथ हुआ, आप सोचिए कि एक जिस आदमी से जुड़ा हुआ था, मान लीजिए अब गांधी जी का डेथ हुआ तो पूरा देश पागल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे अन्ना हजारे मान लीजिए आंदोलन कर रहे थे, उसी बीच में अगर अन्ना हजारे टपक जाते, आप समझ रहे सर कितना तेजी में फिर वो आंदोलन फैलता। सेम यही पे हुआ। अब अन्ना मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। तो वहां पे सर जैसे बोला कि अन्ना मर गया, जैसे हुआ श्री रामल्लू गए, जैसे गए फजल अली कमीशन ने बोला कि इमोशंस प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों को डालो, और पहला
देश का राज्य जो भाषाई आधार पर बना वो था आंध्र प्रदेश। इनके मौत ने आंध्र प्रदेश को जन्म दे दिया भाषा आधार पे। अब मुझे एक बात बताओ, देश में इतने सारे ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट्स, राज्य सब कुछ है, भाषा आधार पे अगर एक बन गया तो और डिमांड करना स्वाभाविक है, वो करेंगे ही करेंगे। जब आप एक बना दिए तो सबको बनाने पे बेसिस आएगा ही आएगा। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन सर अब तो आपके पास एक एविडेंस है उनके कहने के लिए, आंध्र प्रदेश को बनाए हैं आप। और सब सोचेगा कि जब एक श्रीरामल्लू के डेथ के कारण ही हो गया है तो हम लोग तो 3-4 को मुझौसा है जला देंगे। असल में हम लोग भी जला ही देंगे भाई, जो बेकार का है उसको आंदोलन उससे करवाएंगे, आराम से बर्बाद नहीं बात करेंगे और राज्य के बाद बना लेंगे। सिंपल लॉजिक है। अब ये जब आया कॉन्सेप्ट, पूरे राज्य में विद्रोह शुरू हो गया, हर राज्य में अलग अलग क्या तो आंदोलन चल रहा है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति आंदोलन में बैठा हुआ है जो मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आधा पैर कवर में पहले से है उसका, बाकी सर बस मरना है, मरने के बाद क्या बन जाएगा राज, बात खत्म। अब ये इतना तेज से विद्रोह हुआ कि फजल अली कमीशन का रिपोर्ट लिया गया। याद रखिएगा, फजल अली कमीशन का मात्र एक ऐसा रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, उसमें कुछ चीजें बस सुधार की गई, बाकी फजल अली का सारा बात मान लिया गया। यानी कि वो कमेटी पूरी तरह से क्या हुई, तो बातें काफी ठीक लगी, और ठीक लगने के बाद कमेटी का सारा रिकमेंडेशन, इसलिए जितना भी उसके बाद से राज्य बनाए गए, जितना भी नियम आया गया, उस सब का सब किस बेसिस पे आया गया, फजल अली कमीशन पे। सुन रहे ध्यान से। तो अब हमारे लिए ना धर कमीशन काम का है, ना जेपी कमेटी काम का है, एक ही काम का है, कौन सा, फजल अली। इसलिए जब जब आप किसी राज्य का हवाला देंगे वहां पे आप एक ही बात बोलेंगे, क्या कि फजल अली कमेटी या कमीशन के अकॉर्डिंग ये बातें बोली गई थी। अगर आपको कुछ याद भी नहीं है तो सब याद रखना है, क्या फजल अली, ये मत लीजिएगा मेरे अनुसार, कौन है तू, मेरे अनुसार आप कौन है, आप कमेंट में याद रखिएगा, आप अपनी बात लिखिए, इतना चलता है, और उसमें नाम क्या लगे, सर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बात आप ही का है, अकॉर्डिंग टू फजल अली कमीशन, ये चीजें चलती हैं और इतना चीजें एक्सेप्ट किया भी जाता है, अगर आपके राय में दम है तो। यहाँ तक पहले क्लियर है? तो कहने का मीनिंग क्या लिखिएगा, फजल अली कमीशन के अकॉर्डिंग बातें की गई थी, ऐसे ऐसे हुआ, बात खत्म। यहाँ तक तो सर अब फजल अली कमीशन दिमाग में रहना चाहिए, उसके पहले धर कमीशन और जेबीपी कमेटी का बस हल्का फुल्का माइंड में आइडिया आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 2 पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, लिखिए फर्स्ट, ये लुसेंट में मिल जाएगा आपको, समझ में आ रही सब, लेकिन ये तो लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा काम है, ये तो लुसेंट में तो यही होता है, ये पहला गवर्नर जनरल, मुझे जरूरी है उतना तो करवा ही दूंगा। लिखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल आजाद भारत का, मैं बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट इंडिया का, जैसे इंडिया आजाद हुआ उस समय का पहला गवर्नर जनरल, उनका नाम लिखिए सी राजा गोपालचारी, ये जो नाम लिखा हुआ है सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी। दूसरा लिखिए, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। हो गया? ये दोनों पॉइंट्स बस दिमाग में रख लीजिएगा, और एक डायग्राम, एक लाइन अपने से दिमाग में रख लीजिएगा। तीनों कमेटी का नाम तो आपको लिखवा देते हैं इसीलिए ताकि याद रहे। फजल अली पे टिक आउट कर लीजिएगा कि फजल अली के ज्यादा बात जो है एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे लाइन बना के ये रख लीजिएगा, बहुत अच्छा काम आएगा। धर कमीशन पूरा प्रैक्टिकल था, जो प्रैक्टिकल सोच रहा था, इमोशन बिल्कुल नहीं था उसमें। जेबीपी कमेटी थोड़ा इधर लाइन पे थी, और फजल बीच में थी जहां इमोशन प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों काम किया गया। तो ये रेखा जो है ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। बस इसको पढ़ के मतलब जितना पढ़ाना उतना ज्यादा पढ़ाए देंगे, पढ़ा के इसको पहले नहीं लेंगे। आज दो चीजें, आज एक इलेक्शन भी है और एग्जाम्स भी हैं, दोनों चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली, और थोड़ा सा भीड़ है ज्यादा, ठीक है, तो थोड़ा सा निकलेंगे। जरूरी भी है, जाना भी होगा हॉस्पिटल में, बहुत जरूरी है।
चलिए आगे, यहाँ तक हो गया। अब लक्ष्मीकांत की बुक कोई लाइए खड़ाक से जल्दी से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए। यूरोप वाला एक फिजिकल में बचा है, वो कवर कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल में एक चीज बचा है उसमें स्ट्रेट्स वाला, वो कवर कर लेंगे, मतलब आज नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आज इसको पहले अच्छे से कर लेते हैं। देखिए जब इसमें आप आएंगे लक्ष्मीकांत में, तो आपको इसमें मैं बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये तो पढ़ ही लेना है आपको। इस चैप्टर नंबर 5 में जब शुरुआत से आप करेंगे ध्यान से, तो इसमें आपको ना कुछ आर्टिकल जैसे मिलेंगे। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 1 2 3 4 इसमें दिया हुआ है। आप एक बार रीड करिएगा बस, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, लेकिन आप रीड पहले करिएगा। पहला चीज जो पहले पढ़ाना है वही चीज बस पढ़िएगा, बाकी और कोई चीज पहले से पढ़ के मत आइएगा, जितना मैं बोलूंगा बस वो। अब आगे, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विथ बांग्लादेश, पहला लाइन है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, याद है? अरे याद है? तो सर ये थोड़ा सा पॉइंट मेमोरी रखिएगा, 2015 वाला। और ये पॉइंट बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कितना 111 देगा, और कितना लेगा 51 लेगा। तो यहाँ ऑलरेडी देखो 111 ऑनक्लेव्स टू बांग्लादेश एंड 51 ऑनक्लेव्स टू इंडिया, यहाँ तक क्लियर है। और ऑनक्लेव और ऑक्सक्लेव आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद आगे है इसमें इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज कैसे आया, उसका बारे में जिक्र है इसमें। सबसे पहली बात आपको बता दिया गया कि प्रिंसली स्टेट पहले थे। उसके बाद देखो पहले धर कमीशन दिख रहा है एंड जेपीपी कमिटी। तो धर कमीशन और जेपीपी कमिटी के कुछ जो मेंबर उसके नाम लिखा हुआ है, यहाँ देखो क्या लिखा बताओ तो। फजल अली दिख रहा है इस पेज में, इस पेज में दिखा, नहीं भी दिखा तभी हाँ बोल रहे हैं। तो ये क्या है, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन का यहाँ पूरा रोड मैप है। फजल अली कमीशन के बाद इसमें जो बताना है आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ सबसे पहला स्टेट्स जो बनना शुरू हुआ है उसके बाद से महाराष्ट्र गोवा, सब लाइन से देखते जाओ। यहाँ पे आपको दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, नागालैंड, पुडुचेरी दिख रहा है। उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, ये छत्तीसगढ़, ये सब कुछ। तो जो राज्य बने हैं ये आपको रटना नहीं है, बस आपको इतना पढ़ लेना है कि वो कौन से राज्य, बस हो गया, चैप्टर खत्म है। तो सर इसमें कौन से राज्य कब बने हैं, कौन से राज्य आजादी के पहले थे, कौन से बाद में, एक आपको ब्रीफ आइडिया ले लेना है। सुन रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सर कहने का लॉजिक ये है कि आप आइडिया ले लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, इसलिए क्योंकि समझना इजी हो जाएगा। जैसे आपको ये पता है कि मिजोरम 1974 में अगर जुड़ा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 1974 में जुड़ा है, इसका मतलब ये कि उसका सीन आजादी से पहले कुछ और चल रहा था, बाद में कुछ और चल रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू के लिए भी, मेंस के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए। तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। गिनती से अगर 5 से 7 पेज है, पढ़े हुए आप सारे हैं, आपको पूरा ए टू जेड कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट में क्या दिया है मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि सर जो पहले पेज पे इधर उधर जहां नंबरिंग दिया है उसी नंबरिंग का डिस्क्रिप्शन है, ये समरी उमरी नहीं है जिसको पढ़ने लगेगा। इस चैप्टर से इसका इसमें कोई पॉइंट्स कनेक्शन भी नहीं है। जहां पर डेट लिखा हुआ है 1974, तो 1974 क्या है उसी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर है जी? तो चैप्टर 2 होमवर्क लिख लीजिए। आज कुछ होमवर्क लिखवाऊंगा क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी होगी, तो उसमें होमवर्क जो लिखवाऊंगा वो लिख लीजिएगा। चलिए कंप्लीट है। अब बहरहाल आगे आते हैं और आगे समझते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स और लिखिए खटाखट, फिर हम आगे चलते हैं। लक्ष्मीकांत का पीडीएफ अभी आपकी सबके पास अवेलेबल है, अभी सबके पास अवेलेबल है। एक बार ओपन करिएगा चैप्टर 5 जल्दी से, थोड़ा 2 मिनट के लिए ओपन करिए। चैप्टर 5 ओपन करके पूरा गो थ्रू करिए, तो बस 2 मिनट दीजिए। चैप्टर 5 अगर किसी में नहीं होगा चैप्टर 5 उसी में होगा, हाँ ऐप में भी होगा चैप्टर 5। नहीं होगा तो कोई सिर्फ चैप्टर 5 का पीडीएफ भेज दीजिए यूनियन टेरिटरी का। चैप्टर 5 का भेज दीजिएगा।
अच्छा 90 ये एटलस वाला ये वर्ल्ड मैप क्विज ये देख लेते हैं। कुछ मेन टॉपिक देखिए उसका, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हाँ सुन लीजिए, वर्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, फिर भी एक बार और बोल दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि जो जो वर्ड्स जहाँ समझ में नहीं आ रहे हैं उसको क्या बोला था, उसको एक कॉपी में एक डायरी में सेपरेट लिख लेना है। हर सब्जेक्ट का जहाँ जहाँ वर्ड्स है क्या करिएगा, ऐसे बता देता हूँ, बेस्ट तरीका है तभी हो पाएगा, ठीक। नहीं तो वर्ड्स करते रहिएगा, नहीं कभी सुधरेगा। मैं खुद करता हूँ, किया हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। देखो सिंपल, जब भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मीकांत का पेज नंबर है मान लीजिए 81, ठीक है। 81 में आपको उस पेज में डाउट हुआ, एक शब्द आया, मान लो कमीशन, एग्जांपल लो, अपने कॉपी पर लिखो लक्ष्मीकांत पेज 81 पहला, और वहां का उसका कमीशन। सुन रहे हो, ताकि डाउट में ये भी पता तो हो कि कहाँ का पूछ रहे हो, नहीं तो पता चले उसके बाद डाउट तो खाली आप लिख लिए, अब वर्ड ढूंढ रहे हो कहाँ से पूछा था हम। आप समझ रहे हो, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना कि फिर वर्ड से ढूंढोगे कहाँ से पूछा था। सारे को लिखते जाओ। अभी हर टॉपिक का निचोड़ पहले दिमाग में पहुंचना चाहिए, और वो जो आपके वर्ड्स हैं, जब जब मैं चैप्टर को लास्ट में कंक्लूड करूंगा उस समय तक आते आते सारे लगभग वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, डिक्शनरी एक मैंने लिंक भेजूंगा, एक डिक्शनरी की जो ऑफलाइन भी काम करती है, वो डिक्शनरी आप यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास उससे बेहतर होगा तो और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए वो भेजता हूँ कि उस पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेटा की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, सुन रहे हैं। इसलिए क्योंकि डेटा की जब जरूरत पड़ेगा नहीं, तो डेटा जब जब ऑन होता है ना तो बहुत चीजें हो जाती है। एक ही बार मैसेज आएगा कैसी है, बस हो गया, कैसा है अब हो गया। आप जा रहे थे क्या देखने, डिक्शनरी, ऊपर कुछ और डिक्शनरी देखना शुरू कर दिया, तो सर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो ऑफलाइन जब थोड़ा रहता है तो चीजें आसान हो जाती है। सुन पा रहे हैं, तो मैं लिंक भेजूंगा, जितने सारे वर्ड हैं थोड़ा सा अपने से उस शब्द को देखते रहना है, और जब नहीं हो तो बाकी के लिए हम जिंदा है, बाकी के लिए तो परेशानी नहीं होना है। सुन रहे हैं, आज ही जाकर एक कॉपी एक्स्ट्रा वर्डमिनी का बना लीजिएगा, पतली सी कोई भी कॉपी बना लीजिएगा, हो जाएगा ये काम। और मैं एक और बात बोला था आपको कि सर 2023 में ठाकुर प्रसाद का लेके खरीद के रख लेना एक डायरी, जिसमें 2000 डायरी ठीक है, ले लेना है। ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर नहीं लेना है कैलेंडर ले लिया और घूम रहे हैं। आपके और हमारे लिए क्या है, डायरी काम की है, जितना काम का बोल रहे हो उतना लीजिए। तो कैलेंडर लेके घूम रहे हैं, और उसके बाद सुनिए ध्यान से, कैलेंडर भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरी पहले जरूरी है। डायरी इसलिए, उस डायरी में जो जो एग्जाम्स देने वाले हैं, जैसे 28 मई को मान लीजिए यूपीएससी का प्रीलिम्स है, अगर जो देने वाले हैं जिस तरह से जो है, आप अपने एक टारगेट रखिए कि 2023 में मुझे अचीव क्या करना है लाइफ में, इतना रखिए। आप कुछ सोचते ही नहीं कि हमको क्या पाना है क्या नहीं, मिल गया वो भी ठीक, नहीं मिला वो भी ठीक, मरे पड़े हैं वैसे। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब आप टारगेट रखोगे ना कि मुझे इस साल ये काम करना है, मुझे इस साल पूरा आईएएस का सिलेबस कंप्लीट करना है, मान लो 22 दिसंबर 2023 तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज करके कंठस्थ कर लेना। जब ये टारगेट रखोगे ना तो दिमाग उसी पैटर्न पे काम करेगा। जब आप टारगेट ही नहीं करोगे तो क्या है, आप सिंपल सोचो ना, गए ट्रेन टिकट वाले को बोले कि टिकट दे दे, बोला कहाँ का, बोला कहीं का दे दो, तो हाथ दो बार निकालेगा और दो बार मारेगा हाथ अंदर से निकाल, कहीं का भी देने का कोई लॉजिक है नहीं। आप समझ पा रहे, लेकिन जब आप बोलेंगे कि फलना ये चलना, तो खड़ाक से दे देगा वो। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, दुनिया में अधिकतर लोग फेल होने का कारण ये है कि कोई लाइफ में कभी टारगेट ही नहीं बनाते हैं, और 80% लोगों का तो कुछ टारगेट ही नहीं है। उनका बस यही है कि रोटी पानी मिल रहा है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस हो गया। कुछ है ही नहीं कि इससे बेहतर करना है या इससे बेहतर नहीं करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बस चल रहा है। बोला चले उधर घूमने, हाँ चल, कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, फिर उधर चल चल, सोच रहे हैं घूम ही जा रहा है। अगर वो भी मोटिव हो, बहुत लोग वहां जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार क्यों जा रहे हैं यार वहां, मतलब क्या हो, कुछ काम है ही नहीं भाई, क्यों जा रहे हैं।
और कुछ लोग होता है सर बिना काम के घूम ही रहा है, आप बोलते हैं गजब आदमी। तो 2023-2022 से बेस्ट बनाना है और वो बेस्ट होके रहेगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं आ रहे थे तो मत बना, तो कोई दिक्कत नहीं, जब आ गए हैं तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबका डायरी चेक करूंगा। आप क्या लिखे हैं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उस डायरी एक बार लाके दिखा दीजिएगा, अपना एक टारगेट सेट कर लीजिएगा कि इस साल मुझे ये काम करना है। हो सकता है आपके पर्सनल लेवल पे भी कुछ अचीवमेंट है, पर्सनल लेवल पे भी आपको कुछ चीजें हैं कि मुझे इस बार ये काम भी करना है, मुझे घर में जाकर खेती भी करना है, मुझे ये करना है। अगर हो सकता है जो काम पॉसिबल, अभी तो आई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ पर्सनली बातें हैं तो सर आप उसको आराम से टारगेट दे दीजिए कि आज ये करना है, आज ये करना है, और कोशिश करिए अगर हो जाए तो हर दिन का डेली रूटीन लिख ले, कोशिश करिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। एक डायरी आप पढ़े होंगे, एनी फ्रैंक डायरी, पता नहीं आप कहीं सुने होंगे, सीबीएसई वाले सुने रहते हैं, उस सिलेबस में भी था। तो एनी फ्रैंक जो है, वो एनी फ्रैंक क्या है, वो एक बस नॉर्मल एक लड़की है, स्कूल गर्ल है, उसकी डेथ हो जाती है, और वो चूंकि डायरी हमेशा लिखे रहती है, बस वही डायरी को पब्लिश उनके फादर करवा दिए हैं। एग्जैक्टली, और वो इस ढंग से हो गया कि सर गजब का, वो इतना सारे अवार्ड मिल गया एनी फ्रैंक, तो बताया नहीं जा सकता। तो कहने का मीनिंग है कि जब आप पहली डायरी लिखते हैं तो कोशिश करिएगा हर दिन हो, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हो कोई बात नहीं, तीसरे दिन लिख लीजिए, चौथे दिन लिख लीजिए। आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ पर्सनली, वैसे 14-25 बहुत सारी डायरियां हैं अपने पास, आपको बता रहा हूँ, जब आप देखोगे ना पिछले साल का 2022 में क्या क्या सोचे थे, क्या क्या हुआ है, जब टिक मारे हुए हो तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि जब वो कर सकते हैं ना तो ये भी हो जाएगा। फिर 2023 में देखोगे क्या है, तो इससे आपको ना अपना वैल्यू पता चलेगा कि मैं क्या हूं। नहीं तो पता है आपको लगता है क्या, 2010 में भी गधा थे, 2012 में गधा ही रहे, 2013 तक भी क्या है गधा ही रहे, अब आगे भी क्या है गधा का ही पूरा स्कोप है। कुछ पता तो चले कि क्या हुआ। आप दिल पे हाथ रख के खुद सोचिए कि स्कूल लाइफ के बाद मैंने क्या सीखा है, 12th के बाद मैंने क्या सीखा है, और सीखा भी है तो इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, या फिर वैसा ही हूं जैसे मैं पहले था। सुन रहे हैं? तो 2023 स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और एक और बता दूं, वो आपके लिए होगा, जो जो बता रहे हैं उसको करते जाना, महसूस होगा, मजा आएगा। दूसरी बात, पहले जब स्टार्ट किया हो तो कुछ होमवर्क पहले ही लिख लो ताकि काम निपट जाए। यहीं पे जल्दी लिख लो, दाना कॉपी निकालो साइड में और होमवर्क लिख लो फटाक से। उसको तो दे दिया हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं ये कंप्लीट कराता हूं आपको। आज पॉलिटी का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, अगर उसमें टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, फिजिकल एक बचा है तो करवा लेंगे, नहीं तो उसको आगे करवा लेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम लोग लिखिए एथिक्स। जिनके पास वो बुक होगी डीके बालाजी वाली, ठीक है, हिंदी वाली, तो एथिक्स में 2 काम करना है आपको। कुछ लोगों को तो मैं एथिक्स जैसे नहीं पढ़ाया हूं, जिनको नहीं पढ़ाया हूं उसके बावजूद भी ये जो पेज बोल रहा हूं वो पढ़ लीजिएगा, उसमें काम आसान हो जाएगा। बता दूंगा, बुक बता दे रहा हूं, वो बुक दे दीजिए एक बार बुक दीजिए वाला। एथिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, इसके अलग कॉपी रखना है और अलग कुछ, बट अभी पढ़ लीजिएगा आप लोग, और आपको परेशान मत होइए, धीरे धीरे आ जाएगा। जिनको एक वीडियो में देखिए, ये बुक है डीके बालाजी की बुक है, ये आपको देंगे, दोनों आईएएस ही हैं, वो खैर उससे मतलब नहीं, आईएएस हो चाहे जो, बुक बढ़िया है। इस बुक में आपको पेज नंबर्स जो मैं बोल रहा हूँ वो का लेना है। इसमें लास्ट में ना केस स्टडीज दिया हुआ है, बहुत सारे केस स्टडीज हैं। केस स्टडीज का मीनिंग होता है, बोला गया कि जैसे आप हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपका स्टाफ है जो आपके काम बहुत ईमानदारी से करता है, लेकिन अपने घर में अपनी बीवी और उनके साथ बहुत मतलब व्यवहारिक नहीं है, बहुत अत्याचार करता है। बीवी अगर आपके पास उसकी आ रही है कंप्लेन लेकर, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, और आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, ये मेंस में होता है हमेशा। तो आपको लास्ट में ऐसे केस स्टडीज दिया हुआ है, तो केस स्टडीज एक बार पूरा पढ़ लेना है, ठीक। इस केस स्टडीज से पहले पेज नंबर जो बता रहा हूँ उसको लिखिए। पहले लिखिए 49 to 70, 49 से 70, और इसको स्कैन करके जिनके पास होगा ये 49 से 70 स्कैन करके भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखिए केस स्टडीज। केस स्टडीज, केस स्टडीज का सिंपल मीनिंग है कि अगर ये सिचुएशन है, ये केस है, तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका जिक्र आपको करना है केस स्टडीज का। यहाँ तक डन? तीसरा, जो लोग पढ़ लिए, जिनको मैंने मेरे एथिक्स के जो भी वीडियो या जो भी क्लास थोड़े बहुत किए हैं, वो फिर उसके बाद ये करने के बाद, इन दोनों को करने के बाद तीसरी बार में चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। आप बोलोगे सर पहले बोले तो पूरा खत्म कर देना है, पूरा बुक कहा हो, बुक समझिए ध्यान से। ये करेंगे सर पहले ही बोल दे तो बुक खत्म, इसलिए बोल रहा हूँ पहले आपको क्या पढ़ना है। अरे ये देखो समझ लेना, पीटू का है, ये हो जाना चाहिए। जो हिंदी वाले हैं जिनके पास ये बुक है, ये थोड़ा सा देखिए बता रहा हूँ, इसका
ये थोड़ा सा जिनके पास एक है, ये बुक इंग्लिश वाला भी बता दूंगा, परेशान मत हो, लेकिन ये बुक जिनके पास, इसका फायदा देखिए क्या है, इसमें कम है और इसका टाइपिंग बहुत बड़ा बड़ा है और इसमें बहुत सिंपल ज्यादा लैंग्वेज यूज किया है। तो हिंदी वाले के लिए थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए भी ठीक है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो सर इसका स्कैन करके जो मिलेगा, तो इंग्लिश वाले सिर्फ 49 to 70 और इसका केस स्टडी, ये दो चीज देखेंगे। बाकी जो बुक उनको मैंने बताया है, जो आपको बताया था, एक अवधेश सिंह का बुक बताया था जो IAS रिटायर्ड, एक वो पढ़ना है एथिक्स वाला, तो उसमें आपको पूरा का पूरा निपटा देना है। सुना है ध्यान से, ये ज्यादा पेज का है भी नहीं, इतना आई थिंक 100 या 200 पेज का है, ज्यादा है भी नहीं। आराम से 10-10 पेज पढ़िएगा, फिर भी कितना दिन लगेगा, 10 दिन। तो क्या आपकी कैपेसिटी 10 ही पेज की है क्या? नहीं है। तो सर सिंपल सा बात है, अगर मैं 49 से 70 पढ़वा लिया हूँ तो लगभग 20 पेज तो यही हो गया। और इस 20 पेज में आपको लाइफ का सबसे बेस्ट चीज मिलेगा, मैं आपको यकीनन बता दे रहा हूँ, चेंज हो जाएंगे आप पूरा। तो सर 49 से 70 पहले पढ़ना है, फिर केस स्टडीज। जब ये दोनों हो जाए तो चैप्टर 1 से शुरू करिएगा, जितना समझ में आए उतना कोशिश करते रहिएगा, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये दोनों कंपलसरी है। पहले क्लियर हूं मैं? यस। दूसरा होमवर्क एथिक्स के बाद, जिनके पास इंटरनल, आप लोग के पास अभी नहीं है, आप लोग पढ़िएगा भी नहीं, जिनके पास इंटरनल सिक्योरिटी की बुक होगी, वो इंटरनल सिक्योरिटी की बुक जिनके पास होगा, आंतरिक सुरक्षा जो मैं सब्जेक्ट बोला हूँ, वो लोग इंटरनल सिक्योरिटी में लिख लीजिएगा सेक्शन, मेरे नोट्स के बाद ही वो पढ़िएगा, मेरे नोट्स रिवाइज करने के बाद ही पढ़िएगा इंटरनल सिक्योरिटी वाला, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं है पेज कलम, सेक्शन 1 से सेक्शन 5 इंग्लिश वाले। हिंदी वाले के लिए कोई बुक नहीं है, वही पढ़ना है, बुझा रहा है? दूसरा ऑप्शन नहीं लेना है, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे सेक्शन 1 टू कहां तक? सेक्शन 5। तीसरा लिखिए पॉलिटी, जल्दी लिखिए पॉलिटी। पॉलिटी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 पढ़ने हैं, उसमें बस एक चीज छोड़ देना है आपको। शुरुआत में पॉलिटी में आपको देखना मिलेगा बहुत सारा रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह मिलेगा, वो सब नहीं पढ़ना है अभी। दिखाइए एक बार चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। हाँ, मतलब मैं कुछ बता देता हूँ जो नहीं पढ़ना, नहीं तो उसको भी पढ़ने लगे। सुन रहे हैं? हड़बड़ाई मत, पूरा न्यू ईयर अच्छे से मनाइएगा, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आराम से इसको पढ़ते रहिएगा, न्यू ईयर मन जाएगा। बस 3 दिन का, ठीक है? इधर देखिए, और 3 दिन में पूरा खत्म करके आइएगा। पहला देखिए इधर, इसमें जब आप देखेंगे तो सर इसमें अच्छा चीज क्या है, पिछले बार नहीं था, अभी नए में यूपीएससी सिलेबस पहले डाल दिया है, इसको खैर छोड़ दिए, अभी देखिएगा भी मत। यहाँ देखिए पार्ट 1 में पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये नहीं पढ़ना है, लिख लीजिए। तो चैप्टर तो लिखिए, पहली बात चैप्टर 2, दोनों सबका सेम है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, यानी कि चैप्टर 2 से चैप्टर 5 तक पढ़ना है। और 6 भी लिख लीजिएगा, क्योंकि सिटीजनशिप करा दिया, नागरिकता पढ़ भी लिया थोड़ा बहुत। तो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक कौन सा पढ़ना है? लक्ष्मीकांत। 2 3 5 6। हाँ नहीं है, 2 से लेकर 6 तक सीधा 2 3 4 5 6, क्लियर है जी? तो पॉलिटी का 2 to 6 लिख लीजिएगा, एथिक्स का वो काम कर लीजिएगा। और दूसरी बात, इसके अलावा आप पढ़ेंगे, आप लोग जिनके पास बुक होगी यू कैन विन, जीत आपकी, अगर जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है तो यू कैन विन मिल जाएगा, जीत आपकी सीव खरीदेगी। कोई लाए हैं बुक वाला? नहीं लाए होंगे तो ग्रुप में भेज देंगे, हाँ उसका मैं फोटो एक और भेज दूंगा आप लोग को, वो बुक मिल जाएगा इजीली आपको कहीं पे भी, वो खरीद लीजिएगा और उसका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही होमवर्क है, 3 दिन है, 3 दिन में निपटा दीजिएगा पूरा, मुझे पूरा भरोसा है। इस 3 दिन के बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो न्यू ईयर आराम से मना लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को इसके लिए, ठीक है जी। अब आगे ये अपने काम पे जो बच गया है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। बाकी तो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह रिवीजन करना ही है। किसका किसका बता दूंगा आपको, अभी रुक जाइए, मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मिल जाएगा, ठीक है? इसका स्कैन करके पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा, आप लोग से दरख्वास्त है कि एटलीस्ट 49 to 70 एक भेजे थे आपने, शायद भेजा था उसमें, हाँ उसको आगे तक थोड़ा भेज 49 to 70 तक भेज दीजिएगा, उसको हम सभी में सर्कुलेट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? काम है होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये नेक्स्ट, अब आते हैं यूनियन टेरिटरी पे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। फजल अली कमीशन तक हो चुका है, अब कुछ नाम लिखिए स्टेट लिस्ट, दनादन जल्दी से लिखिए। तो पहला लिखिए, फजल अली कमीशन सक्सेसफुल तो हो ही गया है, तो सक्सेसफुल हो गया है तो कुछ पहले पॉइंट लिख लीजिए। फजल अली के अकॉर्डिंग जो है उस समय 14 स्टेट्स बनाए गए,
14 स्टेट्स। और देखो बार बार आगे संशोधन करता चला गया, जैसे मैंने लिखवाया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, फिर उसमें बहुत सारे संशोधन होंगे ही होंगे। क्यों संशोधन होंगे आपने बताइए, क्यों होंगे? क्योंकि अलग अलग राज्य बार बार आगे आकर जुड़े, है ना? तो सर 14 स्टेट्स उस समय बोले गए, और 14 क्या सुन रहे हो ना सर? 14 स्टेट्स, इसमें कौन कौन सा है आपको याद नहीं रखना है, मैं इसलिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि आपको कुछ बताना है तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज ये रटना नहीं है आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे, 14 स्टेट्स और कितने 6 यूनियन टेरिटरीज। पहले ये 6 यूनियन टेरिटरीज का नाम लिख लीजिए। इसको उस समय बोलते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव। बात वही है, केंद्र शासित को सेंट्रल प्रशासनिक बोल के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र या केंद्रीय प्रशासनिक राज्य, बात वही है। बाद में चल के क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी। पहला लिखिए अंडमान निकोबार, दूसरा लिखिए दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, दूसरा दिल्ली। तेजी में थोड़ा हाथ चलाएंगे, हाँ चलिए तेजी में, हो सकता है ट्रेन पकड़ना है मुझे। तीसरा दूसरा सब दिल्ली, अंडमान निकोबार का दिल्ली। तीसरा बोलो एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चौथा लक्षद्वीप, देखिए पहले अलग था लैक्द्वीप, मिनिकॉय, ये आइलैंड सब थे, तो उसके बाद में लक्षद्वीप नाम चेंज हुआ, तो आप लैक्द्वीप ही लिख लो, लैक्द्वीप। पांचवा लिखना मणिपुर और छठा लिखना त्रिपुरा, मणिपुर और छठा लिखना त्रिपुरा। आज 2 शिफ्ट में एग्जाम है, नहीं 2 शिफ्ट में एग्जाम है, 9 से 12 भी है, फिर उसके बाद भी है ना, 2 से 4, 1 से 4 है। अच्छा तो भीड़ होगा, खैर कोई नहीं। देखिए इधर ये पहले लिख लिए, कितना हो गया 6 की 7 6। अभी प्रेजेंट में कितना है 8। इंटरेस्टिंग, देखो क्या मजा आएगा। आपको मैं तीनों का डिफरेंस बता चुका हूं। राज्य तब बनाते हैं जब पॉपुलेशन एरिया ज्यादा हो, यूनियन टेरिटरी जब छोटा हो, और बीच में यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर जब इतना बड़ा नहीं हो कि राज्य बनाए और इतना छोटा नहीं है कि क्या बने केंद्र शासित प्रदेश, तो दोनों को मिला के बना दिए। सुन रहे हैं? अब ये देखना, अंडमान एंड निकोबार उस समय भी यूनियन टेरिटरी था, आज भी है। सुन रहे हैं? इधर आइए, ये है एचपी, हिमाचल प्रदेश, आज यूनियन टेरिटरी है क्या? नहीं, ये क्या बन गया? राज्य। ठीक। लैक्द्वीप उस समय भी था, दिल्ली उस समय भी था, आज भी है। अब आइए इधर, मणिपुर क्या बन गया? राज्य, मणिपुर बिकम स्टेट। और त्रिपुरा भी क्या बन गया? अब मुझे बताइए, ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पे, इसको समझने के लिए अगर मैप पहले से क्लियर है तो समझना आसान नहीं हो जाएगा? आपको कनेक्ट हो जाएगा खट से। अच्छा, वही मणि के ऊपर नाग, नाग से ये त्रिपुरा, और ये सुन रहे हैं? तो लॉजिकली इधर देखिए, 6 उस समय यूनियन टेरिटरी थे। क्या थे? 6 में से 1 2 3 ये सब के सब क्या बन गए? राज्य। क्या बन गए? राज्य। स्टेट। सुनना ध्यान से, बेचारा दिल्ली तब से चिल्ला रहा है, इसका जलता और इसलिए है इस वक्त हिमाचल राज हो गया हराम। असल हिमाचल को राज का दर्जा नहीं, ये मणिपुर इतुसा, अब मैं पे देखूं त्रिपुरा इतुसा, ये राज्य बन गया और हमको नहीं दे रहा दर्जा। तो अरविंद केजरीवाल की जलेगी नहीं तो क्या होगी? जलेगी क्या और जलेगी, समझ में आ रही बात? तो सर उसको दिक्कत इस बात से नहीं है, इंडिया में तकलीफ इस बात से नहीं है कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, तकलीफ किस बात से है कि उस सक्सेसफुल क्या हो गया। तो दूसरों के दुख से हम ज्यादा दुख हैं कि दूसरों के सुख से ज्यादा दुख है, दूसरों के सुख से इंडिया के लोग ज्यादा दुख होते हैं। समझ रहे? हमारा घर नहीं बना, कोई चिंता नहीं, 4 मंजिला कैसे बना लिया? जरूर चोरी किया होगा, यही लॉजिक है, जरूर चोरी करके बनाया, ऐसे कैसे बना नहीं इतना जल्दी। दिल्ली इसीलिए परेशान है क्योंकि उसके साथ साथ जितने उस समय से यूनियन टेरिटरी थे, अधिकतर उसमें क्या बन गए? राज्य। दिल्ली बोलता है यार तुम मेरे साथ बेईमानी किए यार, तुम त्रिपुरा को बना दिया, तुम अगर बनाते ही तो और किसी को। तो अंडमान निकोबार को बना इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि सर आइलैंड एक छोटा सा है, उसको बनाने का पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो छोटा है, राज का दर्जा दे ही नहीं सकते। और सोचिए गलती से अगर इसको राज का दर्जा दे दिया गया, सर अर्जुन को लोटा लोटा के नहीं मारेंगे कि भाई हमको नहीं दिया, इसको दे दिया। आप समझ रहे हो? इसलिए दिल्ली की इतनी जलती है
कि उस समय सर 6 यूनियन टेरिटरीज थे, सब में से अधिकतर 3-4 को आपने दे दिया मौका, और सर हमको रख लिया है यूनियन टेरिटरीज। इसीलिए बार बार दिल्ली का मुद्दा हाईलाइट होते रहता है, और दिल्ली उस समय से प्रयत्नशील है कि किसी तरीके से हमको क्या मिल जाए, राज्य का दर्जा। और राज्य का दर्जा मिलने से आपको पता है अरविंद केजरीवाल ही हेड हो जाएगा पूरा, वन एंड ओनली बुझा रहा है। और केंद्र ही चाहता नहीं है, क्योंकि जानता है कि भले आम आदमी को औकात में रखो, मेरे बात सुने, तो आम आदमी को औकात में रहने की क्या तरीका है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर रखिए, ताकि सर जब सेंटर चाहे तो हस्तक्षेप भी कर ले, और सर राजधानी भी है इंडिया का, तो उतना हक तो बनता है, बुझा रहा है। तो सर अब उनकी बेचैनी से कुछ होने वाला है नहीं, बेचैनी अभी और बढ़ने वाली है, इसलिए क्योंकि इन लोगों में से किसी एक का बात अभी चल रहा है कि इनको राज्य में मर्ज कर दिया जाए, कुछ बुझा रहा है। और हमको पक्का लगता है कि उस समय हार्ट अटैक का सिचुएशन ना आ जाए अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ, क्योंकि बातें चल रही हैं यहाँ तक क्लियर। तो 6 यूनियन टेरिटरीज थे, जिसमें से सब ये राज्य बन गए अलग अलग, HP, मणिपुर, त्रिपुरा, ये लोग राज्य बन गए, बाकी बचे, बात खत्म। अब आइए 14 स्टेट्स, ये 14 स्टेट जो उस समय थे, बस खटाखट मैं तेजी में बोल रहा हूँ, लिखते जाना, लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे। पहला आंध्र प्रदेश, तेजी में, मन शांत रखना, हाथ तेज चलाना। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लिखते जाना। बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, MP, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, MP। मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब। MP के बाद मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब। मैप पे सोच लेना एक बार, सब याद हो जाएगा। राजस्थान, UP, वेस्ट बंगाल। 14 हो गए। आंध्र प्रदेश, असम, एक बार रिपीट कर देता हूं, मिला लेना। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, MP, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। डन डन। अब देखो ये राज्य जो बने हैं, तो इसमें सब राज्य उसी समय नहीं था। अब बिहार से अलग होकर कौन बना, झारखंड, तो 2001 में। अब 2000 से 2001 के बीच में अलग, फिर 1960 से 2000 के बीच में कुछ राज्य आए, जैसे 1960 से 2000 के बीच में बहुत सारे आए, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब आए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो डेट है, ये डेट आपको ऐसा नहीं कर रटना है, आप एक आइडिया ले लेना और पढ़ने के बाद आइडिया लेना। सुन रहे हैं? तो ये आपको दिमाग में पहले क्लियर हो गया। तो कहने का लॉजिक ये है कि मैंने आपको जो बताया है, अब उसमें एक पॉइंट मैंने पहले लिखवाया था, क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए स्मॉल एंड बिग स्टेट, लिखवा के बोला था ना, कोटेशन कर देना। अब उसको समझने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब आप तक बात पहुंच गई है। कुछ वीडियोस भेजूंगा मैं, हर राज्य का कैसे बना है, सुन रहे हैं, वो भेजूंगा मैं आपके ग्रुप में। बहुत बढ़िया से आराम से लगा के खटाखट देखते जाइएगा ध्यान से, पूरा राज्य का आपको निर्माण पता चल जाएगा, पढ़ने के बाद देखिएगा। सुन रहे हैं? जो बोला हूँ रीड करके तब देखिए। चलिए तो अब आगे उस पॉइंट में देखो, अभी भी बहुत सारी डिमांड चल रहा है कि सर अभी जैसे विदर्भ की बात चल रही है, यूपी में अभी अलग अलग ऐसे, यूपी में अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जो बोला जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना दीजिए। बिहार में भी डिमांड चल रहा है कि जो मैथिली और उधर वाले हैं उनका कहना है कि हमको एक अलग राज्य बना दीजिए। तो अभी राज्य का डिमांड बहुत जगहों पे चल ही रहा है, चलता रहेगा, वो हमेशा चलता रहता है, चलना भी चाहिए। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर कोई राज्य, क्योंकि पहले भी निकला एक राज्य से दूसरा राज्य, तो मान लीजिए अभी लेटेस्ट जो निकला 2014 में, वो कौन निकला, आंध्र प्रदेश से कौन निकला, तेलंगाना। तो हम उसी का एक एग्जांपल लेते हुए देखेंगे, क्योंकि मेंस में पूछा था केस स्टडीज तेलंगाना का, और 2014 में अलग हुआ। और इंटरेस्टिंग बात है 2015 में क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में, और जैसी क्वेश्चन आया कि सर तेलंगाना अगर अलग हुआ है तो पिछले 1 साल में तेलंगाना की क्या दुर्गति हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ, पता तो हो। अलग हो गए, ठीक है, अलग होने के बाद क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसका आइडिया तो होना चाहिए ना हमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक डिस्ट्रिक्ट है दांतेवाड़ा करके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बहुत बड़ा जिला है, इतना बड़ा जिला है कि अगर डीएम को किसी भी डीएम को जिला मिलता है तो डीएम को पूरे 3 साल में पता तक नहीं चल पाता कितना गांव है इसमें। आप समझ, मतलब तो जिला है कि उसको राज्य घोषित कर देना चाहिए, राज्य घोषित कर देना चाहिए। अब एक बात बताइए, आप ऐसे जगह के ऑफिसर बन गए जहां पे आप गए और आपको सर यही नहीं पता है, आप पूरे आपका
लगभग आप हो सकता है आप उसका वहां से ट्रांसफर होने वाला है और उसको आज तक पता नहीं चले कि जिस जिला में आप थे उनके सभी गांव में आप गए कि नहीं गए, तो उस हिसाब से क्राइम भी तो ज्यादा बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र है कि एक आदमी से अगर हैंडल, तो अलग बात है कि यहाँ बुलडोजर बाबा है, यहाँ शूट आउट चलता रहता है तो थोड़ा आसान काम हो गया है, बात समझ रही। नहीं तो क्या है ना, बुलडोजर बाबा जानते हैं ना, नहीं जानते आप लोग तो जान लीजिए, ये तो आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, अब नाम बता रहे कोई फायदा थोड़ी ना है। जैसे कुछ किए आप, घर पर नोटिस आ गया, कुर्की जब्ती हो जाएगा। तो कहने का है कि सर सुधारा तो है, आप मानिए ना मानिए, क्रिमिनल को दौड़ा दौड़ा के काम करना शुरू किया है। और मैंने आपको बोला भी तो भट्टी साहब जो आए हैं बिहार में भी, इनका भी सर वही एक्शन चल रहा है, पूरा उसी के तर्ज पे काम चल रहा है, जहां भी ये मामला शुरू हो गया है। अब कहने का लॉजिक ये है कि सर बहुत सारे राज्यों का डिमांड है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि उनको भी दिक्कत होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक क्लास में 500 स्टूडेंट है, मान लो कितने 500, और टीचर एक ही है, तो क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि टीचर सभी पे ध्यान दे सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। सेम वही सोच लो, एक जिला में एक डीएम है, जिला इतना बड़ा है, इतना बड़ा गांव है कि सर उसके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर गांव का समाधान वो इतने सालों में कर सकता है। सुन रहे हैं? अब बताइए, छोटा कर दिया गया, उस जिले में से उसी जिला को 2 जिला बना दिया। जैसे मान लो पहले मोतिहारी और बेतिया एक ही था, हमने मोतिहारी से बेतिया को क्या कर दिया अलग, तो बेतिया में भी काम अच्छे से हो जाएगा, मोतिहारी में भी काम अच्छे से हो जाएगा। 500 बच्चे थे, उस 500 बच्चे में से मान लो 100 बच्चे या 50 बच्चे 4 क्लास में बांट दिए, 5 क्लास में बांट दिए, 6 क्लास में बांट दिए, पॉसिबल है? तो ध्यान लोग पे बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से वैसे ही तेलंगाना का हुआ, तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप जो मैंने लिखवाया था कि स्मॉल स्टेट्स और बिग स्टेट्स का फायदा या नुकसान, उससे पहले एक लिखिए केस स्टडीज ऑफ तेलंगाना, लिखिए केस स्टडी ऑफ तेलंगाना। और अभी मैंने एथिक्स में आपको पढ़ने के लिए बोला है क्या, केस स्टडीज, तो लिखिए केस स्टडीज ऑफ तेलंगाना। केस स्टडीज ऑफ तेलंगाना, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा और उसके बाद फायदा नुकसान से पॉइंट्स लिखवा देंगे। तेलंगाना के केस स्टडीज, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखते जाइएगा, तेजी में हाथ चलाते जाइएगा, काम बढ़ जाएगा। चलिए तो पहला पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन एक मार्क लगेगा, क्या रीऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है कि नहीं है? तो लिखिए वाज द रीऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, क्या जो तेलंगाना का रीऑर्गेनाइज हुआ वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। वाज द रीऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, क्या रीऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल था या नहीं था? पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। सिंपल सी बात है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, पॉइंट्स देख लेंगे, बात खत्म है, इतना क्या दिमाग में। तो पहला पॉइंट लिखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखने गया आंसर करके, तेलंगाना इज द टॉप 5 परफॉर्मर, तेलंगाना इज द टॉप 5 हाई परफॉर्मर, लिखिएगा परफॉर्मर के आगे हाई लगा लीजिए, टॉप हाई परफॉर्मर स्टेट इन नीति आयोग। इससे आइडिया तो थोड़ा लग ही गया होगा आपको। टॉप हाई परफॉर्मर इन नीति आयोग, नीति आयोग क्या है इसको मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बजट के समय बताऊंगा आपको। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखेगा आप, NITI है, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बनाया गया है। आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में ही आगे पढ़ाऊंगा, इसमें लोड मत लीजिएगा, इसका मजा आएगा। नीति आयोग पढ़ के कैसे रेलवे बजट से अलग किया गया, क्या क्या किया गया बताऊंगा। और नीति आयोग का डायरेक्ट चेयरमैन कोई और नहीं, PM होते हैं। तो तेलंगाना को पूरे इंडिया में 5वां स्थान मिला टॉप हाई परफॉर्मर का। ये पॉइंट्स, और ये गवर्नमेंट ने रिपोर्ट, नीति आयोग क्या है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, तो कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने खुद इस बात में रिपोर्ट डाला और उसने बताया कि सर तेलंगाना का ये पोजीशन है। तो सर ऐसे नहीं डाल दिया, अब कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। अब टॉप हाई परफॉर्मर के बाद इसी में पॉइंट डाल के लिखिएगा, फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले तो आर्थिक ग्रोथ कितना हुआ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखिएगा कि तेलंगाना का, ऐसे लिखिएगा, देखिए आप ऐसे लिख लेना,
75%, मतलब 70% आप मान के चलिए, 70% तेलंगाना का पहले ग्रोथ था पिछले साल। मान लो 2014 में बना, हम 2016 में रिपोर्ट ला रहे हैं, तो 2015 में 70% इसका आर्थिक ग्रोथ हो रहा था, लेकिन एक साल बाद इस ग्रोथ को बढ़ाकर 85% हो गया। जब ये अलग हुआ तो अलग हुआ एक साल, हम उसके बाद अलग हुआ तो अभी कैसे रिपोर्ट, हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तुलना तभी करेंगे ना जब एक साल उसका बीता हो और दूसरे साल हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो दूसरे साल हमने जब जिक्र किया तो देखा कि पिछले साल उसका ग्रोथ लगभग 70% था, इस साल उसका ग्रोथ कितना हो गया, 85%। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, आर्थिक विकास ठीक हुआ है। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा लिखिएगा इंडस्ट्री। ये देखेंगे कि सर इंडस्ट्री का क्या लेवल हुआ, क्या ग्रोथ हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इंडस्ट्री में लिखिएगा, जो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, जो परसेंटेज बोला ऐसा लिखिएगा, 70% पहले था, अभी क्या हो गया 85%, ताकि आपको दिमाग में लिखिए। पहले था 16%, यानी कि शुरुआत में था कितना परसेंट, 16%, अभी मजा आएगा, और अब हो गया है 61%। मतलब मात्र 16% सिर्फ उद्योग था तेलंगाना में, और नेक्स्ट ईयर देखो 16 से क्या हो गया, सीधा उल्टा कर दिया, रिवर्स, 16 उधर हो गया 6। गजब मेहनत। तो सर 16 से सीधा 61% इंडस्ट्री ग्रोथ हो गया, और इंडस्ट्री का सेटअप सब मायने में, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्टर लिखिएगा, क्लीन वाटर। क्लीन वाटर पहले वहां पे जो प्रोवाइड होता था, साफ सुथरा जो पानी, वो लगभग 55% होता था, और नेक्स्ट ईयर सीधा हो गया 84%। तो क्लीन वाटर पहले था 55 और बढ़ के कितना हो गया 84। बूम, एकदम देखिए जी, क्या बात फुसफुसाहट क्यों चल रही है, तो क्लियर है, इसमें क्या है, रॉकेट साइंस कुछ थोड़ी ना है। आगे फोर्थ लिखिए, अब लिखिए फोर्थ पॉइंट, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी मतलब एंड एफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी एंड एफोर्डेबल, मतलब क्लीन एनर्जी का मीनिंग सिंपल, जैसे गैस, तो अगर गैस इस्तेमाल करें, सिलेंडर गैस और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर उससे क्लीन एनर्जी आपको मिल ही जाता है। औरतों को जो पहले चूल्हा वगैरह जलाती थी, हमारी माँ या जो भी लोग, उससे बहुत बीमारियां होती थी। लकड़ी जल ही रहा है, सर आपको भी पता है लकड़ी अभी ठंड के समय में और सूखता है नहीं। आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे ना, पागल हो जाएंगे, आप देख के दंग हो जाएंगे कि कैसे औरतें उनको खाना बना के दे रही हैं, दंग हो जाएंगे आप, बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। हालांकि आप ट्रेनिंग के समय देख लेंगे तो आपका सब मन, मतलब पूरा दिल निकल जाएगा बाहर। आप जाएंगे ही लवासना में, ऑलरेडी उसका भारत दर्शन के समय आपको पहाड़ी एरिया में जाकर काम करना ही है, आपको किया भी जाएगा, और आपको मजे के साथ लगेगा कि कितने मतलब गरीब लेवल पे है लोग, और क्या बुरी स्थिति है औरतों की पहाड़ी एरिया पर। मर्द आराम से बीड़ी पी रहा है वहां पे, खाली भारी काम सारा औरत कर रहे हैं, और मर्द कुछ नहीं, बीड़ी पी रहे हैं। तो बहुत देश के ही, अपने ही देश का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग पैमाने पे है। मजा आएगा, ये तो फायदा है इसका। तो सर अब मैंने बोला क्लीन एनर्जी एंड एफोर्डेबल होना चाहिए। एफोर्डेबल का मीनिंग क्या है कि सर हर कोई उसको ले सके। अब मान लो गैस सिलेंडर पहले इतना महंगा था कि कोई ले ही नहीं पाता था, आजकल क्या है, हर गरीब से अमीर सब ले रहा है, सिंपल सर, और अच्छी बात है। अब उज्ज्वला योजना आया, सिंपल, कोई ऊपर से सब्सिडियो मिलेगा, तकलीफ क्या है। तो सर इसने क्या किया, इस उज्ज्वला योजना को आप किसी भी नजरिए से देखिए, ठीक है, लेकिन उज्ज्वला योजना को हमेशा नारी सशक्तिकरण के भी पॉइंट्स में आप डाल सकते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना के आने से सिलेंडर मिला, और सिलेंडर मिला तो हमारी माँ और फीमेल्स की बीमारियों में कमी देखा हो, गिरावट हुई, और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ एनर्जी भी बच गई, क्योंकि जितना धुआं होता उतना पॉल्यूशन क्रिएट होता, वो भी हमने बचा लिया। आप सुन रहे हैं, तो मास्टर स्ट्रोक है। इसीलिए जब आप आदमी आईएएस की तैयारी करता है ना, तो एक पॉइंट्स को कहां कहां डालना है, यही तो है आईएएस। आपको मैंने सिर्फ पढ़ाया उज्ज्वला योजना, आप उज्ज्वला योजना को डाल के आ रहे हैं महिला सशक्तिकरण में, और आप आराम से उसको कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर उस योजना से हमारी माँ और उन लोगों को फायदा हुआ, जिसके कारण महिला सशक्तिकरण क्यों हुई, क्योंकि बीमारी मुक्त हो रही है, और बीमारी जब नहीं हो रहा है तो सर एक ना एक प्रयास तो जरूर है उसमें, है ना। तो आपको किस पॉइंट्स को कहां उड़ेलना है, ये आपको ऑटोमेटिक तब आने लगेगा जब आप जितना रिवाइज करेंगे और जितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे।
आपको खुद ब खुद बैठ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई घोर के पिलाने वाला नहीं है कि बेटा ये पी ले तेरा पूरा पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा कहां से कहां जुड़ना है, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, उसको वहां भी लिख सकते हैं। सुन पा रहे? नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो खाली रटिएगा। इसको यही पढ़ेंगे, उसको वही पढ़ेगा। मैं पहले बोला हूँ आईएएस वो इंसान कभी नहीं बन सकता जो हर सब्जेक्ट को अलग देखता हो। आईएएस वही बन सकता है जो हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ रहा हो। अगर मोदी जी G20 समिट में गए हैं तो कुछ ना कुछ आर्थिक भी काम किए होंगे, कुछ पॉलिटिकल भी काम किए होंगे, कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल भी काम किए होंगे। अगर इस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं तो आपका आसान हो जाएगा काम, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। बहरहाल सर, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी जो लोगों को उपलब्ध कराई गई उसका एक डेटा है, उसमें बोला गया कि 93% क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी पहुंचाया गया, और पिछले साल उसका डेटा था लगभग 63%, यानी कि 63 से बढ़कर कहां हो गया 93%। जैसे बीच में इधर भी नॉर्थ इंडिया में भी बल्ब वाला चला था, एलईडी बल्ब याद है? गवर्नमेंट एलईडी बल्ब जो सस्ता हुआ सर, नहीं तो पहले एलईडी बल्ब तो सर बहुत बड़ी बात होती थी किसी के पास हो तो। आप समझ पा रहे हैं? आजकल मान लीजिए 90 रुपए में मिल तो जाता है, पहले वही एलईडी बल्ब इतना महंगा था कि 5 रुपए वाला लेके आते थे, याद है? लल का नहीं याद है क्या? लाल वाला जल रहा है सर, इतना वोल्टेज ले रहा है भाई, वोल्ट इतना वाट का है वो, इतना वोल्टेज लेता है कि बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। और एग्जैक्टली आप लगाए और उड़ गया तो सर कहां जाएगा वापस। और एलईडी बल्ब को इस ढंग से सर गवर्नमेंट ने पहुंचाया लोगों तक कि लोगों को पता ही चला कि कब एलईडी का दाम नीचे आ गया। सारे प्राइवेट सेक्टर का गेम खराब कर दिया। अब जा रहा है जैसे बोला फ्री में सर, फ्री में मिलता था ना इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, जाकर लीजिए लाइन में लगिए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, एक आधार कार्ड पे 2 या 3 मिलता था, पूरा लाइन ही लग गया। उसके बाद एलईडी इतना फैला दिया और लास्ट में आते थे क्या किया, जब सभी लोगों तक घर तक पहुंच गया तो सर उसके बाद 2 ही चीज किया कि अब ठीक है, अब एक पैमाने तक 90 रुपए 80 रुपए तक रख दो जो आता है। इसलिए सभी प्राइवेट प्लेयर्स को अपना दाम घटाना पड़ा, नहीं तो वही एलईडी का जमाना है जब लेने से पहले ना 4 बार सोचा जाता था। अरे बुझा रहा है? सीधा जाए कितना में 350 200 है, अब लोग तो 5 रुपया बात जैसी 350 बोल दिया तो आप देखो कहां से है, उसे बोला 5 रुपये बस 100 बात वाला बात दो बात का तो बस घुसाया लेके पहुंच गया, उसको पता फिर होगा, फिर 5 रुपये उठाएगा लगा देंगे। पोल पे नहीं देखते, लेकिन अब हर पोल पे एलईडी मिलेगा। तो सर एनर्जी बचाया कि बर्बाद हुआ? बचाया। तो सर ये तेलंगाना ने 63 से सीधा 93 में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज द चेंज, जो बहुत बड़ा चेंज हुआ। अब मुझे बताओ इधर देख के, तेलंगाना का लगभग हर जगह ग्रोथ हुआ है कि अनग्रोथ हुआ है? ग्रोथ हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसीलिए सर तेलंगाना मात्र एक ऐसा राज्य है, जब आपको पोस्टिंग मिलेगा और चुनने को मिलेगा ना साउथ इंडिया में, तो सर आप सही बोल रहा हूँ, तेलंगाना में चले जाना। फायदा है यहाँ पे, फायदा इसलिए नहीं क्योंकि डेवलप है, फायदा ये है कि यहाँ पे भाषा भी ना थोड़ा नॉर्थ इंडिया टाइप है। इसीलिए तो आंध्र प्रदेश को प्रॉब्लम हो रहा था, किससे? तेलंगाना। अरे बताओ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे तो बनाया गया था, अब भाषा के आधार पर बनाया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश वाला कह रहा है गजब आदमी है ये सब, हरामखोर, ये सब हनुमान जी का जयंती मना रहा है, और नॉर्थ इंडिया वाले हैं। तो सर तेलंगाना वाले का थोड़ा भाषा हमारे और आपकी तरह है, जो नॉर्मल आप और समझ सकते हैं। और मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश जो अपने भाषा आधार पर बनाने के लिए जान तक दे दिया, वो कैसे एक्सेप्ट करता है कि उसी के राज्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया की तरह बोल रहे हैं? वो ज्यादा देख तो ऐसे भी नहीं चलना था। कुछ समझ में आया? और तेलंगाना में आप जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आंध्रा में जाइएगा तो मांगेगा चावल, तो पता नहीं चप्पल दे देंगे क्या देगा, क्योंकि वहां समझ ही नहीं आपको, बच्चेगा अन्ना मुंडी करते करते काम खत्म आपका। मेरे पास वहां पे ऐसे ही है, एक लड़का के एग्जाम देने सर, वो भात खोलते खोलते चला गया, वहां से मिला ही नहीं। बाद में एक जगह देखा तुम्हारा लंबू हुए चाहिए, लास्ट में उसको पता चला, हर ले जाएगा, बोला चल गया चावल। केरला में जाएगा सर, इतना मोटा मोटा भात मिलेगा, इतना मोटा मोटा भात। केरला में जाइएगा कभी सर, कहेंगे भात है कि क्या है, भगवान मानी है, इतना मोटा मोटा सर खा नहीं पाइएगा। तो कहने का लॉजिक है कि सर आंध्र प्रदेश का भाषा या राज्य में बनने का पीछे कारण थे, उनका भाषा डिपेंड था पूरा। अब देखो ओट WOAT बोला, तो आंध्र प्रदेश के समय अगर आते हैं, आंध्र प्रदेश से निकल के क्या तेलंगाना, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा था कि सर वहां पे ऐसे बोलने वाले लोग थे जो हमारी तरह हैं। इसलिए अधिकतर आईएएस ऑफिसर जानबूझ के तेलंगाना में जाने की कोशिश करते हैं। एक, क्योंकि सर जब भी डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट का सबसे मूल कारण एजुकेशन होगा, और एजुकेटेड लोग साउथ इंडियन पहले से हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये लोग भी जब एजुकेटेड होंगे तो आपको सर किसी को भी कन्विंस करना आसान हो जाएगा। अब गांव में जाके बोलिएगा सुनो, घर जन प्रधानमंत्री आवास वाला एल्बम में ओमे सूते के बाद डीएम साहब गए थे बोलने, वहां के लोग कह रहा है
कि सर वो क्या किया, घर बना दिया प्रधानमंत्री, उसमें अपना गाय भैंस बांध दिया और खुद सो रहा है कहाँ उधर नीचे जो झोपड़ी में, उसमें करे क्यों करे कि कब गिर जाए कोनो भरोसा था, तो इसलिए उसमें गाय भैंस को सुला दिया और अपने कहाँ सो रहे बाहर। अब आप बताइए उनको कन्विंस करना इतना आसान होगा? नहीं। डीएम का हालत खराब हो गया सब समझाते समझाते, फिर 3-4 दिन बाद फिर हुआ। धीरे 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 लोग समझते हैं, इसलिए डीएम को क्या है ना, बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। हड़बड़ाइएगा तो जाएगा, समझ रहे? पंचायत देखें, कोई पंचायत एक वेब सीरीज आया था, अगर आपको वक्त मिले तो देख लीजिएगा, अच्छी चीज है, ठीक है जी। होमवर्क में ये भी है, देख लीजिएगा होमवर्क में, पंचायत वेब सीरीज देखना है। जब जब मूवी देखने का मन करे मेरा लिस्ट जाके देख लेना, उसी लिस्ट में से निकाल के कोई मूवी देख लेना, मजा आ जाएगा आपको और फिर वापस आप पढ़ने लगोगे। जब जब डिमोटिवेशन फील हो, जितना मूवीज के नाम जहां जहां बताता हूं उसको लिखा करो। जब मूवी देखने का मन हो, ये नहीं कि फिर उसके बाद क्या आप लोग क्या करते, यूट्यूब देखे, रील्स चल रहा है, मेरे पास शॉर्ट्स वीडियो देख लिया उसके बाद सो गए। ये काम आप बेकार करते, इसलिए आराम से प्रॉपर टाइम लीजिए, मूवीज का नाम निकालिए और आराम से 1 घंटा 2 घंटा देखा, और कोई तकलीफ नहीं है, लोड मत लिए करिए ज्यादा। सोने से और बेकार के चीजों करने से अच्छा है कि जो मूवी बताया वो आपको इतना कुछ दे देगा कि दिमाग में बस जाएगा और वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। मूवी का नाम लिख लीजिए, ठीक है जी। पंचायत में देखिएगा तो उसमें अलग अलग तरीके से, तो कहने का मीनिंग आप मुझे बताओ कि अगर आपकी पोस्टिंग तेलंगाना में होती है तो जब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप उनको समझा नहीं सकते? आसानी से समझा दोगे। गुजरात में जिसकी पोस्टिंग आई वो खुश रहता है, उसको पता है कि आसपास के एरिया में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बोलना इजी होगा और बोलेंगे, वो समझते हैं कि पॉल्यूशन फैल रहा है, प्लास्टिक ऐसा नहीं करना, समझते हैं। और समझते नहीं बल्कि वो लोग और अवेयरनेस भी फैला देते हैं और लोगों में जागरूकता फैला देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों को सिखाते हैं। अब आप गए दूसरे गांव में, पढ़ा लिखा है ये नहीं, आप जाकर बोल दिए प्लास्टिक नहीं रखिएगा, बिहारी के कौन गाँव ले लीजिए, पीछे से इधर गए हाँ जाना मुंह पर कुछ बोल लेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन बदल गया उसका 2 मिनट में, उन पर क्या किया जाएगा? मानसिकता ही नहीं बदलने को रेडी हो। आप समझ रहे पीछे। अब आपके लिए सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और ऊपर से अगर आपकी पोस्टिंग हो गई असम वगैरह में और त्रिपुरा में जहाँ चेंग पांग मेंग मांग चल रहा है, अब वहां पे आप कुछ भी समझाइएगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और वो लोग सर क्या है, कुछ उल्टा सीधा बोले तीरे मारेगा सीधा मुंह में, तो आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? बिहार में आप आइए तो बिहार में गजब का अलग तमाशा है यहाँ। इसीलिए आप सोचिए, ये महाराष्ट्र के अभी डीएम है जो यहाँ पे, महाराष्ट्र के मूल रूप के निवासी महाराष्ट्र के, क्या नाम है इनका? सिरसत कबीर। तो महाराष्ट्र में आपको 2 बार बताया था। आप सोचिए इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे तब भेजा जाता है नॉर्थ इंडिया में जब आदमी पूरे उधर का भाषा सीख ले, तो धीरे धीरे सीखते सीखते क्या हैबिट हो जाता है। और इसलिए मैं बोलूं आईएएस में जो सीखने के लिए रेडी नहीं है वो कभी आईएएस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पूरे इंडिया का भाषा सीखना पड़ेगा। अब जिस राज्य में जाओगे भाषा तो सीखना ही पड़ेगा आपको, और आप बोलेंगे नहीं बाई गॉड मर जाएंगे सीखेंगे नहीं, तो वहां के लोग 2 चमाट मार के उसके बाद चल भी जाएगा और आपको पता तो नहीं चला क्यों मारा ये। अब सर यहाँ का डीएम है, उसको सर 2 अभी जस्ट का न्यूज था बताया नहीं, 2 बूढ़ा बूढ़ी साउथ इंडियन के यहाँ थे, उस सर गए ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में, अभी कुमार आशीष हैं, गए ऑफिस में, कस के गाली दिया ऑफिस में। एसपी साहब है, दोनों बूढ़े बूढ़ी। अच्छा एसपी कर रहा है, उसको बजा नहीं रहे क्या बोल रहा है, पूरा गाली दिया। बाद में जब उसने बोला था, फिर उसने अपने जब ट्रांसलेटर ऑन किया तो सर उसमें भयानक भयानक गाली आया। जब तक ये करते, आप सोचिए आप आपके केबिन में आकर और आपको गाली दे रहा है। अच्छा पूरे लोग बाहर हैं, पूरा जनता दरबार लगा हुआ है, सब लोग हैं। आप सोचो एज एन आईपीएस ऑफिसर आप क्या रिएक्ट करोगे? अगर आप बोलते कि हमको गाली दे रहा है तो पूरा लोग ये सोचेंगे कैसा आईपीएस है इसको गाली दे रहा है, आपकी छवि खराब, अरे समझ रहे हो? तो वहां इज्जत दाग किस पे लगा है? आईपीएस पे। अच्छा वो बूढ़े लोग आराम से गाली दे दिए, गाली दे के निकले, ऑटो पकड़े घर चले गए। अब इसको बाद में ऐसा पूरे थाने में बोल रहा है, एक बूढ़े दंपत्ति आए थे, उनको जरा सर्च आउट करिए। फिर क्या हुआ सर, क्या हुआ? अभी कैसे बोलेंगे हमको गाली भाई कैसे बोल सकते हैं आप, समझ रहे हो? मुश्किल है मतलब गाली देना। तो आईपीएस को बाद में वो खुद हंसने लगे, खूब हंसे। वो कहे कि भाई गाली भी दिया है, भरपूर गाली दिया है, थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ा। कारण जब पूछे क्यों, तो कुछ कारण भी नहीं पता है क्यों दिया, बस दे के चला गया। भाई आपका फायदा इसी सर्विस में यही है, आप समझ रहे? आपको पता लग रही है। बाद में फिर रिकॉर्ड ऊपर निकलवाया तो पता चला कि शायद उनका पेंशन कुछ अटका हुआ था और हर दफा आते थे, और ये नहीं कि यही आईपीएस हर एसपी को गाली देखेंगे। तो गजब का हाल है। चलिए जी, तो अब आपका ये पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट है। अब लिखिए
तेलंगाना का आपको देखिएगा तो लगभग हर चीज में उछाल आया है और भयानक उछाल आया है, तो आपके लिए बेनिफिट है ही है। यहाँ तक पहले क्लियर है। अब इसके अलावा दूसरा चीज, अब आप स्मॉल स्टेट्स और बिग स्टेट्स के एग्जांपल्स में इसका एग्जांपल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि राज्य छोटे होने से उसका फायदा क्या है, तो आप लिखोगे राज्य, अभी रुक जाना, लिखना मत, राज्य छोटे होने का फायदा क्या है। एक तो प्रॉपर हर चीज पे ध्यान दे दिया जाएगा, है ना। और एग्जांपल में क्या, तेलंगाना भाई लिखोगे ना, क्योंकि तेलंगाना का केस स्टडीज गवर्नमेंट ने किया और गवर्नमेंट ने देखा कि छोटा राज्य बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। चार आंसर पूरा वैलिड हो गया डेटा के साथ। तो सर सिर्फ फिलोसफिकल और हवा में बात करने से नंबर नहीं मिलेगा आपको, आप जब डेटा डालेंगे, और डेटा क्यों, क्योंकि नीति आयोग है और नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है और नीति आयोग का चेयरमैन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जब उसकी बात आप नहीं मानेंगे तो फिर किसका डेटा आप चेपेंगे। यहाँ तक पहले क्लियर है। अब सर स्मॉल स्टेट्स के फायदे में क्या, केयर हो जाएगा आसानी से, केयर के बाद हर चीजों पर ध्यान भी दे दिया जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब उसके कुछ नुकसान जो आपको सुनने हैं, क्योंकि हर चीज के फायदे हर चीज के नुकसान होते हैं। तो पहले मैं फायदा बता दिया स्मॉल स्टेट्स का, अब मैं फायदा बताता हूं और नुकसान एक साथ समझना। अगर राज्य बहुत बड़ा है या एरिया बहुत बड़ा है, पहली बात सब पे ध्यान जाएगा नहीं, तो वहां पे क्या इतना ध्यान दे दिया जाएगा, सब पे नहीं। जब अगर सभी चीजों पे ध्यान नहीं दे जाएंगे तो बेकार होगा। दूसरी बात सुनना, राज्य अगर बहुत बड़ा है तो सर राजनीतिक पार्टी भी बहुत बड़ी बड़ी होगी, छोटी छोटी पार्टियां भी बहुत ज्यादा होंगी। अब यूपी में देखिएगा तो इतने छोटे छोटे लोकल पार्टीज हैं कि सर परेशान हो जाता है संभालना। इंडिया में देखिए इतने सारे बड़े बड़े जो भी राज्य हैं, वहां पे आपको इतना आसान नहीं होता है सब कुछ संभालना, समझ पा रहे हैं। तो जब बड़ा राज्य होगा तो वहां पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज और आइडियाज भी इतने ज्यादा होंगे कि सर ज्यादा ज्यादा बंटवारा हो जाएगा इधर इधर। अब बिहारी को ले लीजिए, बिहार भी इतना छोटा मोटा है नहीं, बिहार भी ठीक ठाक एरिया में है। जनसंख्या का तो बात ही छोड़ दीजिए, जनसंख्या में तो मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बिहारी लोग फैले हुए हैं। तो कहने का लॉजिक ये है कि अगर बिहार हाँ मतलब सही बात, इसमें क्या है, प्राउड टू बी अ बिहारी। अब यहाँ पे बिहार में प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, ये कि बिहार में जैसी सर आप आएंगे यहाँ पे बोलेंगे लोगों को कि स्मॉल स्टेट्स और बिग स्टेट्स का, तो बिहार में एक बड़ा मुद्दा हमेशा बना रहता है कि राज्य और एरिया जितना बड़ा होगा वहां पे सर जातिवाद, वहां पे भेदभाव, ये होना थोड़ा ना स्वाभाविक हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है और बड़ा राज्य होने का व्यूज भी बहुत अलग अलग होगा। छोटा राज्य है तो क्या है, जैसी बोला कुछ दबा दिया गया। भाई छोटा राज्य बोले आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने एक बार फोन किया पहुंच गए आप। अब यही मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, ये मान लो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि सर जहां पे कांड हो रहा है पुलिस को आपने फोन किया, पुलिस को पहुंचने में 2 दिन लग गया, तो आप उसको रोकना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, कहने का लॉजिक है। तो सर इसीलिए जब बड़ा राज्य होता है तो पहला समस्या ये होता है कि सभी पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। दूसरा, भेदभाव का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा, राजनीतिक पार्टी अपने फायदा उठाने के लिए अलग अलग डिमांड भी करती है कि इस राज्य चूंकि बड़ा है तो अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि वो अपना हित साधना चाहती है, उसको कोई उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि हम अपने एक पार्टीज में आ जाए, बात खत्म हो जाए। सुन रहे हैं। अब ये एक उसका फायदा नुकसान हो सकता है, छोटी पार्टी का भी, सॉरी छोटे स्टेट्स का भी बड़े स्टेट्स का भी फायदा नुकसान। मैं एक पेज भेजूंगा, उस पेज पे उसका फायदा नुकसान लिखा हुआ है। बहरहाल आप अपने दिमाग में वो भी सोच सकते हैं, वो आ जाएगा आपको, वो आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कॉमन पॉइंट है, बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपको लिखने नहीं आएगा। फायदा नुकसान आपको एक पेज भेज दूंगा, देख लीजिएगा, हो जाएगा यहाँ तक। तो आपका टेरिटरी का चैप्टर मूल रूप से तो खत्म नहीं है, लेकिन फिर भी खत्म है। जो आर्टिकल 1 2 3 4 है वो तो कहीं भी डिस्कशन करवा लूंगा, बाकी आपका पूरा रूल से खत्म है। तो अब याद रखिएगा टेरिटरी सिटीजनशिप जो बोला हूँ, प्रियम्बल पीछे का जिनको पढ़ा दिया हूँ, जिनको अभी 2 चैप्टर पढ़ाया हूँ, टेरिटरी और सिटीजनशिप अच्छे से कंप्लीट हो जाने से हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको रखते हैं, बाकी हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। यूरोप का जो पार्ट बचा है, सोच रहा हूँ एक चीज बचा है तो उसको कंप्लीट कर ही लो। क्या कितना टाइम हो रहा है? 10:30। तो यूरोप का जो पार्ट बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और अभी तक जो पढ़ाया मैं पूरा पॉलिटी का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर डन करेंगे। सुना है ध्यान से? चलिए, तो पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला मैंने बोला आपको शुरुआत में कि सर अगर आप टेरिटरी में जाते हैं तो आर्टिकल और पार्ट्स दिमाग में रखिए। आगे आपको ऑनक्लेव ऑक्सक्लेव दिमाग में रखना है, सिंगल ऑर्डर और ये मल्टी ऑर्डर। इंडिया बांग्लादेश का स्टडीज आपको ओपन बॉर्डर कैसा है क्या है उसका आप जिक्र कर देना है, नीदरलैंड बेल्जियम के कंपैरिजन में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए, यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे मैंने आपको बताया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें मैंने 3 कमेटी का नाम बोला। पहला कमेटी क्या, बोलो रिपीट करो, धार कमीशन। दूसरा जेबीपी कमेटी। तीसरा फजल अली कमीशन। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस किसका हुआ? फजल अली। फजल अली के रिकमेंडेशंस ज्यादा एक्सेप्ट किए गए, उसमें कुछ सुधार भी किए गए, माइनर चेंज हुआ, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेंस होने का हुआ। ठीक है, और एक्सेप्ट होने के बाद अब आप देखो, ना चाहते या चाहते हुए भी, ना चाहते चाहते हुए भी 2 चीजें हुई।
अधिकतर राज्य का भाषा पे बंटवारा हो ही गया। आप सोच के देखिए, आंध्र प्रदेश बना जैसी भाषा पे अधिकतर फिर भाषा के डिमांड करना शुरू कर दिए और अधिकतर राज्य फिर भाषा आधार पे हुआ। तेलंगाना का भी अलग होने का उसमें मुख्य रूप से ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, भाषा डिफरेंस क्रिएट होना। अब अगर वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ है तो उसमें भी एक कारण क्या आया, भाषा। अब वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा तो ज्यादातर क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं बंगाली, और बंगाली क्या है, भाषा। तो सर आप बंगाल रहे तो बंगाली यानी कि भाषा आधार पर हम उसकी पहचान दे रहे हैं, है ना। तो कुछ चीजों को छोड़कर बाकी हम इतिहास में इसको ये नहीं परखिएगा क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो आपको और हमारे हाथ में नहीं होते, वो स्वतः वैसे बनते चले जाते हैं। और इंडिया का भी कुछ केस स्टडी स्टेट्स का ऐसा ही हुआ, कुछ राज्य धर्म पे बन गए, कुछ भाषा पे बन गए और कुछ का अलग अलग कांड हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करिए, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को जरा अभी देखिएगा, अभी के अभी तुरंत, और फिर मैं तब तक यूरोप का आपको करा लेता हूँ। अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, उठाइए और देखिएगा।